अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 114 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 का कुछ काम हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है मुझे तो लैपटॉप। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ चुप कर जाना। देखिए आपकी वजह से लाइन नहीं सीधी लग रही। क्वेश्चन 1 में क्या था जी? गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, एडिशनल गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी और प्राइस भी मार्केट प्राइस थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अगर इस तरह से हो कि एडिशनल गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हो और जिस प्राइस के ऊपर ये एडिशनल गुड सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस हो, तो हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अपनी जगह पे रखेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग से अज्यूम करते हुए उसको अकाउंट फॉर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, कि गुड्स डिस्टिंक्ट भी हैं और वो जो एडिशनल गुड्स सर्विसेज हैं, डिस्टिंक्ट मतलब वो ऑन देयर ओन इस्तेमाल हो सकती हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है एडिशनल गुड्स के। पिछली गुड्स इस्तेमाल होंगी तो उनके साथ ही वो हो सकती हैं, अलग से हो नहीं सकती, अलग से हो सकती हैं इस्तेमाल। तो डिस्टिंक्ट भी हैं और जिस प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में हमने उनको एग्री किया है वो प्राइस भी मार्केट प्राइस है। तो ऐसी सूरत के अंदर बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग करनी है आपने। जो पुराना ऑर्डर है 100 रुपये के हिसाब से उसको रखना है और जो नया ऑर्डर है उसको 80 रुपये के हिसाब से आपने लेना है। ठीक है, और ये एंट्रीज हमने कर ली थी, कोई मसला। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि जो मॉडिफिकेशन हमने की है कॉन्ट्रैक्ट में, उस मॉडिफिकेशन के अंदर जो एडिशनल गुड्स सर्विसेज आ रही हैं वो तो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि वो ऑन देयर ओन इस्तेमाल तो हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइस तय की है हमने वो प्राइस मार्केट प्राइस नहीं है, उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वजह हो सकती है ना कि वो कह दे, कस्टमर कह दे कि भाई साहब आपको पहले भी ऑर्डर दिया है मैंने, अब नया ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इस नए ऑर्डर, पिछले ऑर्डर की वजह से इस नए ऑर्डर की प्राइस को थोड़ा कम करो, डिस्काउंट दो, तो फिर वो मार्केट प्राइस तो नहीं रह गई ना, तो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो अभी रख लो यार, ये दे दिए पहले, दिए हैं पहले बच्चों को, फिर अभी रख लो, ये फिर ना इसको देखने लग जाएंगे, अभी मौका आता है तो फिर मैं बता देता हूँ। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट प्राइस ना होने का मतलब यही होता है कि मार्केट में किसी और को वो 100 की ही बेचनी थी मिसाल के तौर पे, लेकिन इनके साथ एडिशनल गुड सर्विसेज को तय किया 80 में। अब सवाल ने वजह नहीं बताई, सवाल कह रहे हैं मार्केट प्राइस नहीं है, तो दिल को समझाने के लिए कोई भी लॉजिक अपने आप को दे लो। मैंने आपको एक लॉजिक क्या बताई कि प्रोबेबली ये हो सकता है वो कहे कि यार पिछला ऑर्डर भी दिया आपको, अब इस पर को पैसे छोड़ दो। नॉर्मली बंदा से कहता ही है कि यार पहले भी चीज़ें ली हैं आपसे, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया है, एडिशनल गुड्स सर्विसेज आई हैं और वो एडिशनल गुड्स सर्विसेज जो हैं वो गुड्स सर्विसेज, गुड्स जो हैं, चलो इसमें गुड्स हैं, गुड्स तो डिस्टिंक्ट हैं, यानी वो तो पिछली गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं है इस्तेमाल होने के लिए, वो अलग इस्तेमाल होंगी, ये अलग इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइस हमने तय की है वो मार्केट प्राइस नहीं है। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो फिर IFRS 15 कहता है कि आप ये मॉडिफिकेशन को अलग नया कॉन्ट्रैक्ट ना समझना, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन की प्राइस डिपेंडेंट है, पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चेंज हुई है, तो फिर इस मॉडिफिकेशन को पिछले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दो। अब जब कुछ अनफुलफिल्ड वहां से पड़ा था और कुछ ये मॉडिफिकेशन आ गई, उसकी प्राइस 100 वाली थी, इसकी 80 वाली है, जब इस हिस्से को भी दूसरे का कॉम्बिनेशन करके इकट्ठा बनाना है, पार्ट बनाना है, तो फिर ना वो महमूद रहना है, ना ये याद रहना है, ना वो 100 वाला रहना है, ना ये 80 वाला रहना है, बल्कि हमने इनको एवरेज रेट पे ले लेना है और फिर एवरेज रेट पे रेवेन्यू उतना ही आना है जितना आपने तय किया हुआ है, उधर 100 और 80, लेकिन उसकी ज़रा थोड़ी सी टाइमिंग आपको पता है मंथली बेसिस पे डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये बात हम कल कर रहे थे, एंट्रीज हमने नहीं की थी। मैंने कहा था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 130 यूनिट्स का ही है, 31 जनवरी को 70 डिलीवर कर दिए, टू बी डिलीवर्ड थे अभी 60। हमने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया ऐसे कि 30 एडिशनल गुड्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है, 30 एडिशनल गुड्स हमने तय कर ली और उनकी प्राइस 80 तय की। लेकिन सवाल ही बताएगा, आपको नहीं ख्वाब आएगा कि ये मार्केट प्राइस है या नहीं है। सवाल ने कहा ये जो 80 रुपये हैं, पहले में क्या था, रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और यहां क्या कह रहा है, गुड्स तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन डू नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फिर हमने कहा अच्छा इसका मतलब पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही फिर इसकी प्राइस मार्केट प्राइस नहीं है, तो फिर ये कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पिछले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दो, इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, खैर,
तो टू बी डिलीवर्ड 60 थे, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया 30 का, तो 90 डिलीवर करनी थी, जिसमें से 60 हमने 28 फरवरी को डिलीवर कर दी और बाकी की 10 मार्च को। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में उसने क्या कहा जी, पहले उसने कहा कि 1,30,000, ये 13,000 रुपये, 13,000 रुपये उसने, ये इसको ही हाईलाइट कर लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन, और फिर जब चेंज आया है तो CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 15 फरवरी, जिस दिन चेंज आया, यानी पैसे एडवांस में दे देते हैं वो। ठीक है। अब पहली बात, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, यकम जनवरी के ऊपर सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बोलो। कैश डेबिट, यकम जनवरी 21 पर कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और कितने यूनिट्स हैं जी, सेम है। ठीक है। 130 यूनिट्स के उन्होंने पैसे दिए 100 रुपए के हिसाब से इकट्ठे, कितना जी, 13,000। लॉजिक समझ आई है। अच्छा लो भाई, पहली एंट्री तो हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 31 जनवरी को 70 प्रोडक्ट्स, 70 यूनिट्स, अच्छा वैसे ये एंट्रीज हुई पड़ी हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहरहाल सेम चल रहा है ना काम, सिर्फ आगे जाके रेट बदलना है। देखो नया ऑर्डर आया है 15 फरवरी को, उसके बाद 2 दफ़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, एक दफ़ा 28 फरवरी को और दूसरी दफ़ा 10 मार्च को। पिछली बार ये 6,000 और 2,400 रिकॉर्ड हुआ था, मैंने ये कैलकुलेशन कर दी थी, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन के अंदर फ़र्क आ जाना है, कोई मसला चल रहा है भाई। ठीक है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन में मसला आ गया हमें। ठीक है, ये चेंज हो गया। ठीक है, मोबाइल को रख दो जेब में। अच्छा जी, जी 31 जनवरी 2021 पर आपने 70 टायर भेज दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इन 70 टायर्स के बराबर आपने फुलफिल कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी, कितना आ गया जी, 7,000। ठीक है। नेक्स्ट, 15 फरवरी को नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता तो कुछ ना करते, वो कोई अनकंडीशनल राइट वगैरह लिखा होता तो फिर हम शायद कॉन्ट्रैक्ट रिसीवर डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वगैरह क्रेडिट कर लेते, लेकिन असल में ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे सादा ही है, पर उसने पैसे पहले दे दिए। 15 फरवरी को जब 7,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके थे, यानी 70 गुड्स डिलीवर कर चुके थे, उसके बाद ये मॉडिफिकेशन आ गई। और मॉडिफिकेशन के दिन उन्होंने खैर से ये पेड एडिशनल अमाउंट, कितनी एडिशनल अमाउंट है जी, टोटल 2,400 रुपये, ये इसी दिन उन्होंने पे कर दिए। तो फिर इस दिन जो पैसे आ गए हैं इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। 15 फरवरी 2021, नई गुड्स नहीं गई हैं, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उनसे पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, 2,400 उन्होंने लिखा हुआ है, 2,400 सवाल में, 2,400 से आपने लायबिलिटी बुक कर ली। अब जी 28 फरवरी को भी डिलीवरी होनी है और 10 मार्च को भी। 28 फरवरी को जो डिलीवरी होनी है वो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट वाली गुड्स हैं जो 100 रुपये के हिसाब से तय हुई थी, और जो 10 मार्च को होनी है वो नई वाली गुड्स हैं जो 80 रुपये पे तय हुई हैं। लेकिन चूंकि ये मार्केट प्राइस नहीं है, गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन ये जिस प्राइस के ऊपर तय हुई हैं, ये वाली प्राइस, ये नॉट मार्केट प्राइस, नॉट स्टैंड अलोन प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कह लें। तो जब ये सेलिंग प्राइस जो हमने तय की है ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, तो क्या करना है, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए तो हमने फिर एक एवरेज रेट निकाला। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं जी, अब 60-100 वाला महमूद और 30-80 वाला अयाज ये एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और आप एवरेज रेट निकालोगे 93.33, और अगली दोनों डिलीवरीज को आप 93.33 पे रिकॉर्ड करोगे। फ़र्क क्या पड़ा पिछले से, पिछले में ये वाली 100 पे और ये 80 पे थी, यहाँ पे दोनों ही 93.33 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 28 फरवरी को 2021 को बोले जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे। नोट नहीं करना इसको, आज वाले हैंडआउट में इसका सोल्यूशन है। कितना जी, यहाँ पे कर लेते हैं, वर्किंग निकला हुआ है 50, 600 और
नेक्स्ट में 10 मार्च वाली गुड्स हैं डिलीवर हुई, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 2800 से। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क आया, 2400 और 2800 इधर। पिछले सवाल में क्या था, 2400 एडिशनल का अलग, यहाँ पे ये भी 28 पे आ गया और 6000 वाला भी कम हो गया क्योंकि दोनों को ही एवरेज आउट कर दिया था। ठीक है जी, चलो कैलकुलेटर उठाओ, 13,000 में से माइनस करो 7,000, कर दिया, जमा करो 2400, करो, कर दिया, माइनस करो 5600 और 2800, हो गया ना ज़ीरो। बस बेटा अब अगली बात देखो, इस 6000 और इस 2400 को ज़रा टोटल करो, 8400 बनता है, 8400 बनता है। इस 5600 और इस 2800 को भी टोटल करो। सिर्फ पैटर्न बदला है, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का पैटर्न बदला है। ठीक है, और उसकी वजह भी ये है कि अगली परचेज़ को हमने उसका पार्ट समझ लिया है, तो वो जो रेट था 100 और 80 की बजाय दोनों का 93 हो गया। बस ये फ़र्क पड़ा है, सिर्फ पैटर्न बदला है हमने। ये जो पहले ऑर्डर बीच में ईयर एंड आ जाए ना, फ़र्क सिर्फ यही पड़ जाता है, ईयर एंड बीच में आ जाए तो, वरना तो टोटल रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड होना है। उसको क्या पता कि आपने उसको IFRS 15 पढ़ के कंबाइन कर दिया इसके कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ। उसको तो ये पता है कि पहले वाले 130 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से मैंने खरीदे हैं और अगले 30 यूनिट मैंने 80 के हिसाब से खरीदे हैं। बस उसने आपको पहले के 13,000 और दूसरे का 2400 ही देना है। वो आगे आपकी मर्जी है कि वो 13,000 और 2400 को आपने किस पैटर्न पे रिकॉर्ड करना है। आप उसको 7,000, 6,000 और 2400 करके रिकॉर्ड करते हैं या 7,000, 5600 और 2800 करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है जी। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। इसके अंदर दो सीन देख लिए हमने। सिनेरियो को 1 क्या है, एक मॉडिफिकेशन हुई, गुड सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट थी और जो प्राइस थी वो भी मार्केट प्राइस थी। तो हमने कहा पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, नया अपनी जगह, सुकून से चलो। दूसरा सिनेरियो क्या देखा, गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन मार्केट प्राइस पर ये तय नहीं हुई, ये गुड्स का डिलीवर होना ये मार्केट प्राइस में नहीं था। तो हमने कहा फिर ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और फिर हमने सिर्फ क्या किया, ये लाल वाली ब्रैकेट एवरेज कर दिया रेट को। ठीक है, चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं जी। क्वेश्चन 3, हैंड आउट जो आपके आज वाले हैं ना, उनमें ये तीनों सवालों का सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़े तो फिर बाद में ले लेना पिक्चर। अच्छा ये सुने, ऑन 1 जनवरी 2021 SL promises टू सेल, सब क्वेश्चन के डाटा सेम है, 130 प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या हुआ जी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन, 1 जनवरी को, कितने यूनिट्स जी, 130। सेम क्वेश्चन है, 130 प्रोडक्ट्स CL फॉर 13,000, सब सेम चल रहा है। एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी। तो डिलीवर कितनी हो गई जी, डिलीवर हो जाएंगी 28, किस दिन, 31 जनवरी को 70, सेम वही काम, और 60 टू बी डिलीवर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है 60-28 फरवरी को हमने डिलीवर करनी थी और CL ने ये पैसे एडवांस में दे दिए थे, सब वैसे सेम चल रहा है। लेकिन 15 फरवरी पे दूसरी डिलीवरी से पहले, अगर दूसरी डिलीवरी हो गई हो फिर तो मसला ही नहीं रहता। मसला तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी पहला रनिंग में होता है और दूसरा उसमें एंटर होता है, तभी तो मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं करनी है, पुराने वाले को नए वाले को अलग अलग रखना है या पुराने वाले और नए वाले को कंबाइन करना है। तभी तो सवाल पैदा होता है जब पुराने वाला भी चल रहा हो और नई
मॉडिफिकेशन तो इसी को कहते हैं ना, वरना तो पहला खत्म हो जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म फिर नया कर लेते, ठीक है ना। अच्छा, तो वही खत्म होने से पहले 28 फरवरी से पहले, दूसरी डिलीवरी से पहले 15 को हमने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। मॉडिफाई करके हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो किया है ये 15 फरवरी को, इसमें 30 एडिशनल यूनिट्स हमने कहा है जी आपको दिए जाएंगे। अब टोटल टू बी डिलीवर्ड कितने हैं? 90, जिनमें से डिलीवर करने हैं 28 फरवरी को 60 और 10 मार्च को बाकी के 30। डन जी। अब बच्चों, पहले हम क्या कह रहे थे, ये दो चीज़ों को लेकर चल रहे थे, ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं जी और प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस है। यहाँ पे आके हमने कहा गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन ये प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, ठीक है। आज ये 30 गुड्स हैं, सवाल बताएगा हमें, ठीक है, और प्राइस 80 ही है, लेकिन वो प्राइस क्या है देखते हैं। सवाल कहता है बाकी सारी कहानी सेम है, ऑन 15 फरवरी एडिशनल 3 80 रुपये के CL पेड एडिशनल अमाउंट बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आगे कहता है द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर नाइदर डिस्टिंक्ट नॉर दे रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस, ठीक है। ना तो आज ये गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, ये 30 भी आज क्या हो गया, ये नॉट डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। और जो प्राइस है वो भी मार्केट प्राइस नहीं है। अब सही फंसे हैं आज हम, चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जी। सबसे पहले तो पहला रेवेन्यू, 3 डिलीवरीज होनी है, 3 दफ़ा ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना, 3 दफ़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, ये 3 दफ़ा ही हो रहा है। ये रेवेन्यू 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 3 डिलीवरीज हैं, 3 दफ़ा ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, 3 दफ़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे भी रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, क्योंकि डिलीवरी करनी है गुड्स की तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होनी है, वो सेटिस्फाई होनी है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होने, ठीक है ना। चलो तो यही रेवेन्यू निकाल लेते हैं फिर जी। बताएं पहली डिलीवरी किस दिन होगी जी? 31 जनवरी को। कितने यूनिट्स? हर एक यूनिट तो 7000 ये आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक हो गया। आगे आगे ना 15 फरवरी पे गड़बड़ हो रही है, पहली बार ये चीज़ ऐड हो रही है, वरना हमें तीनों डिलीवरीज के मौके के ऊपर सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी रेवेन्यू की। ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, लेकिन आज एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। 15 फरवरी पे हम कुछ करने लगे हैं। 15 फरवरी पे 70 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो चुके थे, ठीक है। अब मसला ये है ना कि अगर गुड्स डिस्टिंक्ट होती तो जो 70 हो गई थी अलग, उसको अलग रखते, बात समझ रहे हैं, और बाकी की 60 और 30 अलग अलग रखते। पहले 2 सवाल में मसला यह था कि जब मार्केट प्राइस थी तो हमने तो सब कुछ ही अलग कर दिया था, लेकिन जब मार्केट प्राइस नहीं थी तो सिर्फ गुड्स डिस्टिंक्ट थी ना, चूंकि तो 70 हो गई जी, साइड पे करो, बाकी 60 और 30 को हमने एवरेज रेट करके कंबाइन कर दिया था। इस मुँह सवाल में मसला ये है कि गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी जो 70 चली गई हैं हमें उन पे भी एतराज़ है। मार्केट प्राइस अगर नहीं है 80 रुपया, मार्केट प्राइस अगर नहीं है 80 रुपया, तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही फिर समझो ये 80 हुआ है, बोलो। तो अब अगर एवरेज आउट करना है तो गुड्स डिस्टिंक्ट होती तो जान छूट जाती, जो चली गई हैं 70 वो चली गई हैं, बाकियों को हम एवरेज कर लेते, पर यहाँ पे गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही गुड चली आ रही है, कुछ हिस्सा पहुंच गया था, कुछ हिस्सा भी पहुंचना है, ठीक है ना। अब वो सवाल ने बता दिया डिस्टिंक्ट नहीं है, तो अब आप नहीं कहना कि सर ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हो सकता है ये कोई एक प्लांट हो जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स आ रहे हों, नहीं है डिस्टिंक्ट, सवाल ने बताया। अब आप बहस तो नहीं करोगे। अब गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर अब 70 पे भी 100 से 80 पे रेट 100 से 80 पे आया है, तो एवरेज रेट ने कम होना है या बढ़ना है? पहले ऑर्डर 100 पे था,
अब ऑर्डर 80 पे आया है तो एवरेज करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा रेट? अब अगर कम होना है रेट तो जब गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो सिर्फ अगले 60 और 30 नहीं बल्कि पिछले 70 पे भी आपने इस रेट का इंपैक्ट लेना है। यानी कुछ रेवेन्यू जो आपने बुक कर लिया वो आज रिवर्स करके फिर आगे जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब दोबारा बात सुनो, आखिरी बार कर रहा हूं ये बात, थोड़ी टेक्निकल बात हो जाती है ना, इसलिए शुक्र है कल रोक दिया था इसको। सबसे पहला सीन क्या बना, 70 60, ये सामने ऐसे 70 ये गुड्स हैं, 70 60 30, 70 60 30 डिस्टिंक्ट है, 100 100 80 भी डिस्टिंक्ट है, यूं कह लो। यानी 80 मार्केट रेट था, हमने कहा वो 70 60 100 पे रिकॉर्ड करो और 30 को 80 पे, कहानी खत्म, आगे बढ़े। 70 60 30, 70 रिकॉर्ड हो चुका था, 60 और 30 रहता था, गुड्स डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये रेट मार्केट प्राइस पे नहीं था। तो हमने कहा पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही ये असर पड़ा है। तो फिर जो बच गई हैं गुड्स, क्योंकि गुड्स अलग है ना, बाकी तो हो गई, वो तो चली गई थी, वो ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, यूं समझो। वो ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई हो गई थी तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, बस कहानी खत्म। जो बाकी रह गई हैं, हमने कहा ये इनको ना 100 और 80 ना करो, इनका एवरेज रेट निकालो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अब इसी का हिस्सा बनाना है हमने, और हमने काम कर लिया। लेकिन इस मुसीबत मारे पे जब आए तो इसमें क्या हुआ, 70 60 और 30 ही डिस्टिंक्ट नहीं है। यानी ये ऑब्लिगेशन 70 डिलीवर करने के बाद समझो सेटिस्फाई हुई नहीं थी पूरी तरह से, क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे ही नया ऑर्डर आया हम, और उसने बताया कि मार्केट प्राइस पे ये नहीं है, तो हमने कहा लो जी फंस गए। एक तो ये मार्केट प्राइस नहीं है, रेट तो एवरेज करना है, पर दूसरी मुसीबत ये है कि जो 70 डिलीवर हो गई हैं उनके रेवेन्यू पे भी हमें एतराज है, वो भी 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए था, बल्कि सारी ही 70 60 और 30, ये तीनों ही पूरी 130 वो और 30 ये, 130 और 30 160 की 60 जो है वो एक ही एवरेज रेट में होनी चाहिए, क्योंकि ये गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। तो फिर हमें ओके प्राइस जो है वो निकालनी पड़ेगी। जी जी हाँ हाँ यार, ऐसा हो सकता है ना, देखो अब ये ना इसमें एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है कि मैं समझा सकूं। ऐसा हो सकता है ना कि आपने 3 मंजिलें घर की बनवा ली थी और अब आपने कहा मुझे तीसरी मंजिल पे स्विमिंग पूल बना दो। अब मॉडिफिकेशन तो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन हो सकता है कि अब वो मॉडिफिकेशन जो है वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं आप डिस्टिंक्ट कर सक रहे, अलग से स्विमिंग पूल को कहीं इस्तेमाल कर सकते हो उसको, जो छत पे तुम्हें बना के देना उन्होंने। तो अब कोई एग्जाम्पल सवाल के अंदर आ जाएगी, फिलहाल तो सिर्फ रूल्स याद रख लो कि करना क्या है, ठीक है ना। या अगर गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अब वो तो सवालों के अंदर तो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आती है ना, फिर इजी हो जाता है बंदे को, ठीक है ना। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और ये जो मॉडिफिकेशन है मार्केट प्राइस पे, तो सुकून में हो, पुराने को अलग रखो नए को अलग। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और मॉडिफिकेशन जो मार्केट प्राइस पे नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है, जो डिलीवर होगी उन्हें साइड पे करो, जो बाकी रहेगी उनका एवरेज रेट निकाल लो। लेकिन खुदा ना खास गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है और मार्केट प्राइस पे भी ये नहीं हुआ, तो फिर जो रिकॉर्डेड है उसमें से कुछ हिस्से को रिवर्स कर लो। रिवर्स इसलिए कह रहा हूं कि 100 पे कॉन्ट्रैक्ट था और अब 80 पे हो रहा है, तो एवरेज रेट ने कुछ कम ही होना है ना। तो एवरेज कम होने से मतलब हमने 100 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था, थोड़ा सा उसको हमने कम कर लेना है, फिलहाल 15 पे खड़े होके, फिर आगे थोड़ा बढ़ के बराबर जाना, बराबर ही है रेवेन्यू ने, सिर्फ एक पैटर्न है जो बदल रहा है। ये फर्ज 15 मुसीबत में डाला हुआ है, बच्चों की शक्लें देखो हो गई, अल्लाह माफ करे जी। अब प्राइस में बच्चों आपको ये 70 को भी लेना है, 70 100 वाला, ते 60 100 वाला, ते 30 80 वाला। जी प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दो इसको, 70 जमा 60 जमा 30 से आंसर आ गया ये 96.25, ठीक है जी। तो ये वो डिब्बा है, ठीक है, जिसने इस बार थोड़ा सा हमें परेशान किया, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो प्राइस क्यों बदली, प्राइस बदल जाती है यार, मॉडिफिकेशन के अंदर प्राइस बदल जाती, गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती हैं।
प्राइस बदलने वाले ने बदल दी, उसने कहा भाई बेशक बाहर मार्केट वालों को जो है वो आप मार्केट में यही स्विमिंग पूल बना के देने वाले जो है वो 100 रुपये ले रहे होंगे, लेकिन हम तो 80 बनवाएंगे तुमसे, सारा काम तुमसे करवाया, अल्लाह के बंदे ऐसे तो ना करो। तो गुड सर्विस डिस्टिंक्ट नहीं है, मार्केट प्राइस पे भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही अगली प्राइस पे फर्क पड़ रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, तो फिर 15/2 को मसला क्या है? 15/2 को मसला यह है कि 70 यूनिट्स पे मैंने 100 लगाया हुआ है, जबकि मैं क्या आ रहा हूं सब के सब पे 96.25 लगे, तो दोनों में फर्क कितना है? 3.75 को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे 7000 रिकॉर्ड कर लिया है, 7000 रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें से 3.75 को क्या कर दूंगा? 3.75 जी कितना? 262.5 आप लोग रख लो, 263 8 आने आप लोगों की, ठीक है। इसको क्या करना है मेरे दोस्तों? इसको रिवर्स करना है। कलर डिफरेंट कर लूँ, ये ना हो आप रिकॉर्ड रिवर्स एक जैसा ही पढ़ रहे हो। हाँ जी, माइनस मतलब रिवर्स इसलिए बोला है कि रेवेन्यू को रिवर्स करना है तो डेबिट कर दोगे। रिवर्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है, ओके, ये रिकॉर्डेड है। इसको अब क्या करना है? थोड़ा सा रिवर्स, बाकी सब नॉर्मल है जी, आगे सब नॉर्मल है। आगे रह की गया जी बोलो जी। 28 फरवरी को 60 गए, और सब के सब अब तो सब के सब उसके ऊपर भी असर डाल दिया है, 96.25। और 10 क्या है? 10 मार्च था, 10 मार्च 30 को 96.25 जी बोलें। 5775 2886। अब ये ना थोड़ा ये रिवर्स है, ये माइनस के साथ ऐसे लिख दूं ताकि दूर से पता लग जाए। आप हेलो यार, अच्छा आप देखो इधर 7 + 6 + 2400 कितना बनता है? 13,000। कान नीचे दूंगा, 15,400। इधर जरा ऐड करो इन तीनों को, कर लो ना, कर लो कैलकुलेटर पे, अच्छा तसल्ली हो जाएगी। 15,000 कर लिया। इधर इन चारों को भी ऐड करो, जाहिर है माइनस वाले को माइनस ही करोगे। नहीं नहीं कर लो यार, तसल्ली कर लो। मैं अपने ये बेसिकली मैं खुद को चेक, मैंने घर पे नहीं चेक किया सचमुच में, मैं भी खुद को चेक कर रहा हूँ, इसलिए कर दो चेक। क्या 15,000? इसका मतलब कि तीनों केसेस में रेवेन्यू, भाई मैंने पहले ही बता दिया, उसने 100 यूनिट, उसने 130 यूनिट 100 के हिसाब से खरीदे हैं आपसे, और 130 प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी 30 80 के हिसाब से खरीदी हैं, तो रेवेन्यू 15,400 ही है। अब उसको सिर्फ रिकॉर्ड करने के पैटर्न में फर्क है सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हमने डाल दिया, कोई मसला नहीं। जी बेटा, जी सवाल इस तरह से लिख के देगा आपको। नहीं, असल में मसला ये है कि उसको ख्वाब नहीं आया होता इस वक्त कि अगला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको सवाल तो आपके सामने सारा है ना, प्रैक्टिकली देखे ना कि उस जनरल टायर वाले के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, कि वरना वो पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट ही बेटा वो 130 160 टायरों का कर लेते। उनके ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था कि नया ऑर्डर मिल जाएगा, इतने टायर ने पसंद आ जाएंगे होंडा वालों को, तो इसलिए पहला ऑर्डर पैसे भी आ चुके होते हैं और पहला ऑर्डर डिलीवर भी हो चुका है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी हो चुका होता है। आपके सामने सवाल सारा पड़ा होता है, उनके सामने नहीं पड़ा होता, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है ट्रीटमेंट आपको, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 31 जनवरी को ये डिलीवरी की और आपका ईयर एंड 31 जनवरी था, फिर ईयर एंड हो गया ना, तो उसमें रेवेन्यू तो वो बुक हो चुका होगा, रिकॉर्ड हो गया। इसलिए आपने पूरी बात को उसी तरह से सीखना है जैसे बताया गया। जी जल्दी से एंट्रीज करा दें, और आमिर भाई तब तक जो है ना ये इनको बांट दें हैंडआउट्स, ठीक है जी, जल्दी जल्दी मुझे एंट्रीज करा दें। ये अब आसान एंट्रीज का क्या मसला है जी? 1 जनवरी, यकम जनवरी एंट्री बोलो जल्दी से। कैश डेबिट
कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 13,000। दूसरी एंट्री जो डिलीवर कर दिया आपने 31 जनवरी को, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अब पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर जाएगा ये यहां पे 7,000। उसके बाद 15 जनवरी को नया ऑर्डर आया तो पहले कैश रिसीव करो। 15 फरवरी को, 15 फरवरी को पहले कैश रिकॉर्ड करो। ये तो पहले वाली एंट्री आ गई ना जी, 2400। और अब रिवर्सल कर दें थोड़ा सा, इसी दिन खड़े होकर आपने 15 फरवरी को ही एक एडिशनल एंट्री पास करनी है। ये सिर्फ इस केस में आ रही है, ठीक है। 15 फरवरी को आपने ये देखना, जरा इधर देखना सब बच्चे, हैंडआउट को ना देखने लग जाओ प्लीज़। हैंडआउट आप लोगों के ही आपके पास ही रहेंगे, प्लीज़ मुझे भी दिखा देना भाई सही दे रहे हो कि नहीं। ये 13,000 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है। हम कह रहे हैं अगर एवरी रेट पे करते तो, हाँ जी 7,000 का, सॉरी मैं तो देख लूँ ना, क्योंकि चेंज कराना है तो करा लूँ, सही है। अच्छा सुने, 7,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, थोड़ा सा ओवर रिकॉर्ड हो गया तो इसको रिवर्स करना है। तो रेवेन्यू डेबिट कर दो और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, खुद ही सब चीज़ें नेट हो जाएंगी, ठीक है। रेवेन्यू डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 263। उसके बाद अपना काम नॉर्मल। अगला ऑर्डर 28 फरवरी को आपने डिलीवर किया। उसकी एंट्री बोलें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, ये करंट लायबिलिटी ना पढ़ते रहना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 5775 से वर्किंग कर ली। अब तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, ताकि एंट्रीज में ज़्यादा रश ना पड़े, इसलिए वर्किंग कर दी। यहाँ पे भी कर सकते थे आप ये वर्किंग्स जी। और 10 मार्च को, 31 मार्च को मैं गांव जाया करता था तो वहाँ पे वो अक्सर कहा करते 31 मार्च के नज़दीक कल नतीजा होवेगा, कोई हंसेगा कोई रोवेगा, है ना। होता था ना दानियाल 31 मार्च को नतीजा, कभी कभी बचपन में आप हंसते थे हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू जी, डेट का मसला आ गया कितने, हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। अच्छा जितनी तुम छुट्टियां करते हो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन स्टार्टेड वो शेयर्ड येस्टरडे ऑन पेज 3 ऑफ येस्टरडे नोट्स। ये वो सोल्यूशन आ रहा है जी, नीचे एंट्रीज भी आ रही हैं। आंसर 1 है, पेज 4 पे आंसर 2 है, पेज 5 पे आंसर 3 है। और अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। ये भी एक सिनेरियो देख लेना जल्दी से, ठीक है। ये 4 आज वाले हैंड आउट के बैक साइड पे, पहले सफ़े की बैक साइड पे। ये उसी के अंदर कॉन्टिन्यूटी में अब चौथा सिनेरियो है, ठीक है। नहीं है मेरे पे, मैंने आप बोला हैंड आउट ही लिया है। ये फ्रंट पेज, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है क्लास वर्क में, क्वेश्चन 4 ऑन नेक्स्ट पेज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन 4 इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ 3 क्वेश्चंस गिवन इन प्रीवियस क्लास नोट्स। ये ठीक है क्या बेटा, वो गलती होगी, अब माफ़ कर दो, फिर अगली बार ऐसे ही कर लेंगे। तुम अगली बार अगर चाहते हो कि वहाँ पे बैठ के देखो तो नहीं, तुम पास करके यहाँ से गायब हो जाओ, तुम में से कोई भी यहाँ नज़र ना आए मुझे। आमीन। टीए टीए को टीए बनाने के लिए जो हैं तुम्हारे रहते हैं पेपर, चाह पी फिर
कभी नहीं। तो डोडा छोटा लगाओ ना मुझे कोई, फिर सोचते हैं। अच्छा जी, हाँ चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। अच्छा जी सुने, ऑन यकम जनवरी 21 एसएल promises to sell 130 products to CL for rupees 13,000 100 पर प्रोडक्ट। ये तो वही लग रहा है। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑन पेज नंबर, आज वाले हैंडआउट का पेज नंबर 2। रिक्शा चलाएगा। CL पेड, अच्छा, ऑन 15 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड रिक्वायर्ड एडिशनल डिलीवरी ऑफ 30 प्रोडक्ट्स ऑन टू CL ऑन 10 मार्च एट 80 पर प्रोडक्ट, टोटल 2400। CL पेड एडिशनल, सब कुछ सेम था। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ये पहले के साथ हो गया और दूसरे के साथ हो गया, तीसरे से डिफरेंट है। पहले दूसरे में भी गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, डिस्टिंक्ट हैं बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। यहां तक सारा सवाल सेम है, मसला है अगली लाइन में। पढ़ें। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट। SL agreed to give 10-50 क्रेडिट टू CL फॉर दिस, दैट इज 15 पर प्रोडक्ट इनटू। तो सेम वही काम करना है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब केस पहले और दूसरे वाला बना दिया, ठीक है। दूसरे वाले केस के अंदर क्या था, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं लेकिन मार्केट प्राइस पर नहीं है। तो जो पहली गुड्स डिलीवर हो गई उनको कहते थे बस वो तो गई, जो रह गई हैं टू बी डिलीवर्ड 90, उनको हम कहते थे कि एवरेज के रेट पे ले लो। 60 इंटू 100 और 30, अब तो सवाल याद हो गया, 60 इंटू 100 और 30 इंटू 80 डिवाइड बाई 60 प्लस 30, तो 93.33 निकला था गालिबन, ठीक है। तो ये काम होता था, यही होना है, अभी यही होना है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि पिछली गुड्स के बारे में उनको कुछ बात होंडा वालों को आया, कुछ टायर आपने ख़राब भेज दिए थे, तो फिर आपने उनकी शिकायत के ऊपर उन्हें ये कहा है कि आपको हम वो जो 70 टायर गए हैं, हर टायर के पीछे 15 रुपये छोड़ देंगे, ठीक है। देख लेते हैं जी, 130 सेम, 70 60, ठीक है, 60 टू बी डिलीवर्ड, फिर नए प्रोजेक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट में 30 टू बी डिलीवर्ड, तो 90 हो गए, वही सब कुछ सेम है। रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग की बारी आती है तो 7,000 सेम है, 7,000, लेकिन कोई रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू नहीं है। हाँ एंट्री कर लेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि रेट निकालते हुए आपने पहले वाले को नहीं पकड़ना है, क्योंकि उसूल क्या है, जो गुड्स डिस्टिंक्ट हैं वो तो चली गई हैं, जो रिमेनिंग हैं एवरेज रेट उन्हीं से ही निकालना है। हाँ वो जो उनको 15 रुपये दिए हैं हिट करेंगे हम उनको जो है वो रेवेन्यू के अंदर वो एंट्री करेंगे, रेवेन्यू कम करेंगे क्योंकि वो पैसे वापस कर दिए हमने, ठीक है। हाँ पैसे वापस करो, या बल्कि पैसे ही करना वापस, क्योंकि उन्होंने कैश दिया हुआ था, ठीक है। तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट सेम, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया था, इनमें से कुछ गड़बड़ निकल आए टायर, ठीक है। उन्होंने कहा सारी गड़बड़ निकल आए, सारों में को मसला था। उन्होंने कहा ठीक है जी, वो 100 का बेचा था ना, 85 का समझ लो, 15 रुपये आपको छोड़े। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ा दी आपने, सॉरी 15 फरवरी को, 15 फरवरी को नहीं, 15 फरवरी को नहीं, बाद में हो रहा है। ठहरो यार, ये रबरी दूसरे वाला है। ये कब हो रहा है भाई, ये कब हो रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 70% ऑलरेडी SL एग्री टू, कहाँ पे करें अब, ये किस डेट पे करें, ये मैं ऐड किया था, इसको ऐड कर लें,
यहाँ पे ऐड कर लें ऑन 15 फरवरी, इस सवाल में ऐड करें, ये सवाल में ऐड करें। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी, यहाँ पे ऐड कर लें। ये डेट मिसिंग है जी सवाल में। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी, यानी जिस दिन दूसरा ऑर्डर हम बुक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो 15 फरवरी के ऊपर क्या हुआ, वो पैसे देकर जाता, अगर पूरे पैसे देकर जाता तो कितने पैसे देकर जाता, 2400। कितनी प्रोडक्ट्स, 30। रेट क्या तय हुआ, 80। तो दे के जाने थे उसने 2400, लेकिन हमने कहा यार नाराज़ ना हो, वो सॉरी यार वो आपको ना दूसरे टायर चले गए थे, वो नहीं भेजने थे आपको, 15 रुपये आपको हम माफ़ कर देते हैं। कितना बनता है, 10। अब वो घर से पैसे कितने लेके आएगा, रिसीवेबल वाला केस होता तो रिसीवेबल को हिट कर देते, ठीक है। कितने पैसे लेकर आएगा, अब बच्चों 1350, ये वो कैश है जो उसने लेकर आना है। इससे कता नज़र इस 80 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने अलग रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब एंट्री फिर क्या बन रही है, आपने 2400 रुपये की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की, क्योंकि ये 80 यूनिट्स आपने देने हैं 30 रुपये, ये 30 यूनिट्स देने हैं आपने 80 रुपये वाले, ठीक है। लेकिन कैश उससे सिर्फ आपने क्या लिया, 1350, क्योंकि बाकी आपको ये नुकसान है, ठीक है। उस नुकसान को आपने किसे हिट करवा दिया, रेवेन्यू। तो कैश बैलेंसिंग निकाल लिया वैसे एंट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर इस तरह का मामला हो कि आपके पिछले ऑर्डर के अंदर कुछ गड़बड़ है, आपने वो रिफंड करना है और उसी दिन हमने कर दिया, सेम डे पे एंट्री कर ली, तो क्या करोगे आप, भाई 30 यूनिट्स की लायबिलिटी तो बुक करो ना, वो तो आपने डिलीवर करने हैं, ठीक है। लेकिन अब उससे कैश आपने कितना लिया है, कैश तो कम लिया है, बाकी उसको माफ़ कर दिया आपने, तो वो बाकी फिर क्या है, वो आपका एक्सपेंस है, वो जो कि बेसिकली हम रेवेन्यू में ही डेबिट कर देते हैं, हमने कम कर दिया उसको, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट दो बातें, बल्कि एक ही इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट कैलकुलेट करते हुए आपने वही उसूल याद रखना है जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था, कि गुड सर्विसेज अगर डिस्टिंक्ट हैं और मार्केट प्राइस पर नहीं है, तो आपने जो हो गई डिलीवर गुड्स वो हो गई, बाकी वालियों के लिए आपने रेवेन्यू एवरेज निकालना है, तो 60 और 30 को यूज़ करना है एवरेज के लिए, ठीक है। हाँ, रिफंड करेंगे उसको, और वो पिछले रेवेन्यू की ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो की हुई है उसको आप डेबिट करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सही हो गया और सही है। अच्छा जी, कल एक बात चल रही थी, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, पेज 320, इसका डिस्काउंट वाउचर करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। डिस्काउंट वाउचर और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, आप किसी 3-4 साल पुराने स्टूडेंट से भी पूछ लेंगे ना, 3-4 अटैम्प्ट पुराने, 4 साल पुराने, तो पहले शायद IFRS 15 आया ही नहीं था। हाँ, अच्छा, तो हर दफ़ा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पॉइंट्स वाला जो होता है और ये डिस्काउंट वाउचर, ये सवाल बच्चों को करवाया जाता था एक एग्जाम्पल से, और बच्चे हर दफ़ा कर लेते थे, लेकिन नॉर्मली आखिरी क्लास में होता था ये, ठीक है। अब इस दफ़ा ये रिसेंट क्वेश्चन में से एक उसने कस्टमर लॉयल्टी डिस्काउंट वाउचर को टेस्ट कर लिया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि बारी अब किसकी होनी है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की, ठीक है ना। दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, आईकेप की नहीं, स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, तो उनसे उनको आईकेप ने भी डाला हुआ है आपके टेस्ट के अंदर कि ये टेस्ट करूंगा मैं, तो वो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, लेकिन ये 2 एग्जांपल्स जो हैं, ये इनमें से एक टेस्ट हो गई है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये दूसरी की बारी इस दफ़ा शायद हो जाए, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जिसमें पॉइंट्स वाली अकाउंटिंग होती है, ये दोनों काम करके फिर इंशाल्लाह देखते हैं, शायद छुट्टी कर लें, ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूँ भाई। अच्छा जी, हमने कुछ एग्जांपल्स कल पढ़ी थी, कौन सी एग्जांपल थी जी,
एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये आपने एक एग्जाम्पल इंसर्ट करनी है, ये आपकी यहाँ पे जो लिखी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल 13, ठीक है जी। ये काइंडली कर लीजिएगा, अपने हाथ मुबारक से लिख लीजिएगा इस पर एग्जाम्पल 13। और ये एग्जाम्पल 13 आपको प्रोवाइड की गई है लेक्चर 114 के हैंडआउट में, पेज नंबर 3 का टॉप, ताकि अब आप ये ना पूछें कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हैंडआउट अभी आपको दिया है, इस हैंडआउट का पेज 3 ओपन करेंगे तो उसके टॉप के ऊपर आपको लिख के बताया गया है कि आपने इसको एग्जाम्पल 13 के तौर पे पेज 326 पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। चलो पहले अब ज़रा डिस्काउंट वाउचर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम करके आते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और साथ ही फिर ये 13 भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पेज 721, पेज 362 पे एग्जाम्पल 5 पहले कर लेते हैं जी। पहले हम डिस्काउंट वाउचर कर लेते हैं जो आई कैप ने भी पहले टेस्ट कर लिया हुआ है, फिर उसके साथ उसका पास पेपर देख लेंगे। डिस्काउंट वाउचर का नाम कभी सुना है? फूड पांडा यार, तुम लोगों का काम मेरी तरह खाने से जीरो खाने पे ख़त्म हो जाता है, हैं? An entity enters into a contract, पेज नंबर 362। वह हैंडआउट पे लिखा भी हुआ था वैसे, बाय द वे, अब मैंने कहा बता दूं, मैंने भी यहीं से देखा है। डिस्काउंट वाउचर एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, फिलहाल डिस्काउंट वाउचर की बात करते हैं। डिस्काउंट वाउचर कहते किसे हैं जी? उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी, ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स कस्टमर विद अ मटेरियल राइट। ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल का नाम है, छोड़ो हमें मुश्किल नामों से क्या, हम तो अकाउंटिंग सीखते हैं, नाम भी देख लेंगे। An entity enters into a contract for sale of product A for rupees 100 on 5 January X1. As per contract, the entity gives customer a 40% discount voucher for any future purchase up to rupees 100 in next 60 days. The entity intends to offer a 10% blah 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 blah। बाद में पढ़ते हैं। पहली बात, ये मामला पता है क्या होता है? ये मामला इस तरह से होता है कि आप एक दुकान के बाहर से गुजरते हैं तो वो कह रहा होता है जैसे ये मार्कर, ठीक है, वही कह रहा होता है 100 वाला मार्कर 100 में, 100 वाला मार्कर 100 में, 100 वाला मार्कर 100 में। अब आप सुन के कह रहे हैं पागल, 100 वाला मार्कर 100 में भेजना था, एड्डा रोड़ा पान दी कड़ी लोड़ है। तो कहेगा आपने पूछा, बाकी कोई पूछ नहीं था। इधर आओ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 100 वाला मार्कर लोगे, साथ में ये वाउचर भी मिलेगा। इस वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में आप इतने अरसे के अंदर अंदर दोबारा ख़रीदने आए, हमारे पास ख़रीदारी करने आए, तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। लोग तो पूछ नहीं रहे थे ना, हम तो कह रहे थे 100 वाला मार्कर 100 में, तो कोई तो पूछता तो सही कि यार इतना शोर क्यों जा रहे हो कि 100 वाला मार्कर 100 में दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि आज 100 रुपया ही रिसीव करना है आपने, और ये डिस्काउंट वाउचर, ये पर्चा देना है उसको, ठीक है ना, उससे 100 लेके ये पर्चा उसको देना है। आपके ऊपर ये पर्चा एक लाइबिलिटी बन सकता है। अब इसकी उम्मीद कि ये लाइबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा, वो आएगा नहीं आएगा, ये आपने एक एस्टीमेट की बुनियाद के ऊपर अकाउंटिंग करनी होगी इसकी। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी। An entity enters into a contract for sale of product A for 100 on 5 January. As part of contract, entity gives customer a 40% discount voucher for any future purchase up to rupees 100 in next 60 days। उन्होंने कहा जी 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप आ गए ना, तो आपको हम 40% डिस्काउंट देंगे, यानी कि जो भी चीज़ खरीदोगे 40% ऑफ 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है जी। लेकिन 100 रुपये तक की परचेज के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक ऑफर है ना, हमने डिस्काउंट हो जाए, हमने कहा जी 6 महीने 6 महीने नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर आ जाओ, ये 100, ये पकड़ो 100 का मार्कर, ठीक है, और ये पकड़ो पर्चा,
ठीक है, अब ये घर ले जाओ, और अगर 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा आए, मार्कर न लेके आना, ये पर्चा ले आना, और ये वाला मार्कर जो 100 रुपये का है, अगली बार ये पर्चा 2 महीने के अंदर अंदर आने पर, ये पर्चा दिखाने पर तुम्हें 60 रुपये का मिलेगा। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ, अच्छा ये बड़ी अहम बात है, द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डेज एज पार्ट ऑफ अ सीजनल प्रोमोशन। तो भाई इस 10% का क्या सिग्निफिकेंस है इस सवाल में? हाँ जी, ये 10% तो वो है जो कस्टमर को ये वाउचर के बगैर भी मिल जाना है, वो तो हम हर किसी को ही ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हमें ये लाइबिलिटी जो फील होगी वो एडिशनल 30 की होगी, बाकी 10% तो हम वैसे ही अलाउ कर रहे हैं हर खासो आम को, हर खासो आम को। इसलिए चाहे उसके वाउचर के ऊपर हम 40 लिख भी दें, हमें मसला किससे होना है? 30% डिस्काउंट से। हमें मसला किससे होना है? 30% डिस्काउंट से। बात समझ रहे हो? 40, उसको क्या कहा है कि तुम ये वाला लेने आओगे तो तुम्हें 40% डिस्काउंट वाउचर वाला और 10% सीजनल मिलेगा? नहीं भाई नहीं, 10% तो चाहिए। 90 का कर दिया हमने, ठीक है, ये 90 का कर दिया, लेकिन उसको हमने ये कहा था कि तुम्हें हम 40% देंगे। अब ये 90 का होगा तो फिर तो 30% ही देंगे ना, 40% उसको ऑफ करना है। ये सीजनल डिस्काउंट है, असल में हम अपनी एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमने जो उसको डिस्काउंट, अभी तो और भी बहुत सारी परसेंटेज लगनी है चंदा, ठहर जाओ भी, ठीक है। तो अभी कहानी चल रही है ना, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं भाई, जाहिर सी बात है, अकाउंटेंट्स है ना, या फिगर सामने आती है चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, अभी तो कहानी चल रही है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर 10% को लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल हम डिस्काउंट वैसे ही ऑफर कर रहे हैं। इस 6 महीने के अंदर हमने, 2 महीने के अंदर हमने ये ऑफर लगाई होनी है, तो हमारे लिए 40% की बजाय रेलेवेंट क्या हो गया? 30%। नेक्स्ट, ऑन 5 जनवरी X1 the entity estimates an 80% likelihood that the customer will redeem the voucher and that the customer will on average purchase 50 rupees of additional products। ठीक है, अब ये सारी उम्मीदें हैं जिनकी बुनियाद पे आपने डिस्काउंट वाउचर की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। पहली बात, आपने 100 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी, आप क्या एस्टीमेट लगा रहे हो कि वो बोलो 50 की परचेज करने आएगा। एक तो ये अंदाज़ा हो गया 100 की नहीं है। दूसरा, कितना परसेंट फिर इस 50 के ऊपर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा? हाँ, आपको कहोगे भी 40% तुम्हारा बेशक लिखा हुआ है, लेकिन देखो उसको थोड़ा ही हमने कहना है कि ये देखो 100 रुपये की चीज़ के ऊपर हम 90 नहीं लिख देते होते, वो 100 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये ही रहता है। हमसे कहेंगे तुम्हें 40 कहा हुआ था यार, 10 तो हमने आजकल वैसे ही ऑफ किया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें 30 मजीद ऑफ कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास वाउचर है। क्योंकि उसका हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ऐसा कोई 10% ऑफ नहीं था। ये 100 रुपये वाला मार्कर उसको खरीदने पर हमने कहा था इस जैसा मार्कर खरीदने आओगे, यानी 100 रुपये की परचेज करने आओगे तो 40% ऑफ देंगे। अब वो आया तो हमने क्या कहा, यार 10 तो हमने वैसे ही ऑफ कर दिया है, तो 30 तुम्हें और कर देते, तुम्हें टोटल 40 ही चाहिए ना, ठीक है। तो हम लाइबिलिटी जो बुक कर रहे हैं आज एक्सपेक्टेशन ही 30 की बुक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 50 की लाइबिलिटी, एक बात, ये इतनी अमाउंट जो है वो उसने शॉप करनी है, ठीक है। इसका चांस कितना है? 80%। अब एक काम हमने किया था मोस्ट लाइकली वाला, यहाँ पे वो नहीं करना, यहाँ पे वो नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक तो हमने 100 से पहले ही एस्टीमेट कर दिया 50, ठीक है। दूसरी बात, फिर 50 की परचेज करे, इसके भी चांस हमने क्या कर दिए? 80%, ठीक है। तो फिर डिस्काउंट, अच्छा लेकिन बात कहीं और निकल गई है। कस्टमर जितनी परचेज करेगा वो डिफरेंट सिनेरियोज बनाए हैं, वो बाद में देखते हैं हम, ठीक है, एक्चुअल में। लेकिन मुझे ये बताओ कि जिस दिन 5 जनवरी X1 पे आपने ये सेल की है 100 रुपये की मार्कर और ये पर्चा पकड़ा दिया है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 1 या 2? 1 या 2? असल कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है, 1 या 2? आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियाँ हैं। एक, आज आपने मार्कर डिलीवर करना है, और दूसरा, अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर आ गया जिसका कि 80% चांस है और 50 रुपये की परचेज करने का चांस है, तो आपको उसके
लिए डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो आज ही उसको लाए। क्योंकि देखो आपके ऊपर ये डिस्काउंट वाउचर अप्लाई होना यानी डिस्काउंट का अलाउ करना आपको किस वजह से करना पड़ रहा है, ये क्यों अलाउ करना पड़ रहा है आपको? आज वाली सेल करने की वजह से। ये जो सेल आज आप कर रहे हैं, ये अगला डिस्काउंट का एक्सपेंस जो आपको पड़ भी रहा है, ये किस वजह से पड़ रहा है? इसी सेल की वजह से पड़ रहा है ना। तो फिर इसी वजह से इसकी लायबिलिटी को भी आज ही बुक करेंगे हम। बात समझिए, बात समझिए। ये मार्कर मैंने आज बेचना है, इसके बेचने के साथ मैंने डिस्काउंट वाउचर दिया है, तो वो डिस्काउंट वाउचर जो फ्यूचर में मुझे डज लगनी है, वो किस वजह से लगी है? इस मार्कर को बेचना चाह रहा था मैं, इस मार्क बिक नहीं रहा था, वरना कौन डिस्काउंट वाउचर देता है? ये बिक नहीं रहा था, इसको बेचने के लिए मैंने वो, तो आज ही इस मार्कर के साथ ही मुझे ये लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मेरे इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है वो दो ऑब्लिगेशंस बन रही हैं, एक मार्कर और दूसरा फ्यूचर में हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े। ठीक है, चलें जी, तो ज़रा वर्किंग करते हैं, ज़रा दो वर्किंग्स करते हैं, देखें, मतलब दो ऑब्लिगेशंस बनाते हैं। पहली ऑब्लिगेशन क्या है जी? प्रोडक्ट ए, और दूसरी है जी डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट वाउचर की कोई प्रोबेबिलिटी बनानी है हमने, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइस आएगी और फिर एलोकेशन ऑफ, बेटा फिर समझा देता हूँ, एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा बना लेने दो। प्रोडक्ट ए 100 की बेची, एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्ट ए 100 की बेची है और यही 100 ट्रांजैक्शन प्राइस होगा। ये ज़रा जहन में रख लो, ये ज़रा जहन में रख लो सिर्फ, फिर अगली बात समझाता हूँ। भाई ये फोटो कॉपियर कर रहा होता है ठक 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 रोने, चल रहने दो। मेरे को ज़रा आहिस्ता हो सकता है ये, या फिर थोड़ी देर तक कर लें? भाई मेरी बात सुने, आपने आज 100 रुपये की चीज़ बेची और उसे एक वाउचर दिया कि अगर अगले 2 महीने में तुम आ गए तो तुम्हें हम 100 रुपये तक की परचेज के ऊपर 40 रुपये छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि उन 2 महीनों में 10% तो हमने वैसे ही छोड़ देना है, तो फिर हमें उस बंदे की तरफ कितना लायबल फील करना चाहिए? 40% या 30%? 30% बेटा, 40% टोटल है, टोटल डिस्काउंट से 40% देना है, जिसमें से 10 तो जनरल पब्लिक को वैसे ही दे देना है। जितनी परचेज करेगा वो उसका 30% उसको मिलेगा। बेसिकली उसको 40 ही मिल रहा होगा यार, तुम उसके पॉइंट ऑफ सोचो, उसको 40 ही मिल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यार 10 तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है ना, 10 तो मैंने वैसे ही दे देना है, हर खासो आम को हमने जो है वो 10% ऑफ कर देना है। तो फिर इस सेल के से इस डिस्काउंट वाउचर पे मुझे एडिशनल कितना लायबल मैं फील करूं, पे करना पड़ेगा। वो तो यूं समझो जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो तो वो हो गया एक तरह से, ठीक है ना। वो तो सबको ही ऑफ कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस ही कम, वो 10 हम इस डिसीजन मेकिंग में हम कह रहे हैं यार वो 10 तो हमने सबको ही देना है, तो इस बंदे को फिर एडिशनल कितना देना पड़ेगा? लायबल तो उसी के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसको पता चलता है, उसको पता होता है, डिस्काउंट वाउचर पे हमने लिख के दिया था ना 40, उसको पता लग गया, ओ हो यार 10 तो तुम लोगों ने वैसे ही ऑफ कर दिया है, तो फिर वो यही आगे कहेगा ठीक है यार एडिशनल मुझे तो 30 करना है, मैंने तो 40% लेना है, तुम इस बंदे को बेशक 10% ऑफ कर दो, हमने तो 40% ही ऑफ कराना है, ठीक है। ये सबको 10% ऑफ करो, पर मेरे पास वाउचर है, मैं 40 लूंगा, ठीक है ना। तो उसने 40% ही लेना है, बाकी सबको 10% मिल रहा है उसको। हम ये कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आज हमने जो मार्कर बेचा है, इसके जो डिस्काउंट वाउचर दिया है, इसमें से 10 के लिए लायबल फील नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तो सबको ही दे देना है। इसके लिए स्पेसिफिकली फिर वो तो समझो हमने अपनी प्राइस ही गिरा दी ना यार, उसको लायबिलिटी के तौर पे क्यों? फिर वो तो हमने ऑफर लगा दी, उसको लायबिलिटी क्यों बनाए अपनी? ठीक है, लायबिलिटी फिर कितने की बनाएंगे? 30 की। ये एक मुश्किल पॉइंट है, माना मैंने, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड की ओरिजिनल एग्जाम्पल के अंदर इस तरह से लिखी हुई है बात, इसको यहाँ पे लिखना और डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात मैं आपसे कह रहा था कि ये याद रखिएगा, डिस्काउंट वाउचर की हमेशा साइंस ये हुआ करेगी। क्या मतलब? भाई 100 की चीज बेची है, 100 की चीज, 100 इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100 रुपया, और कस्टमर ने भी क्या दिया है? 100 रुपया, तो मार्केट प्राइस और ये ट्रांजैक्शन प्राइस। अब चीज जो एडिशनल आया करेगी वो हुआ करेगी डिस्काउंट वाउचर, ठीक है जी। चलो 50, 100 को हमने छोड़ ही दिया, हमें क्या है?
हमें क्या है जी, 50 की वो परचेज करेगा और 10 जनरल वाला छोड़ो, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 30%, और आएगा इसके चांस कितने हैं, 80%। ठीक है, तो फिर ये हमने क्या निकाल ली, इसको कहते हैं डिस्काउंट वाउचर की आज की फेयर वैल्यू। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब खुद को लायबल फील कर रहा हूँ ना, मैं यूँ कह सकता हूँ कि यार इस डिस्काउंट की, इस वाउचर की तुम कीमत नहीं जानते, आज इसकी कीमत नहीं जानते तुम, मतलब अपने अंदाजे से कहूँगा ना, जाहिर है उसको तो 100 रुपये का कहा है हमने कि 100 रुपये तक तुम परचेज करो। तो अब देखो हमने बहुत कुछ एस्टिमेशन की बुनियाद पे किया यार, हम अपना अंदाजा लगाते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। कल कलां को अगर वो नीचे कल कलां को ये सब कुछ हो रहा है, वो पूरे 50 खरीदने आया, वो 20 पे, वो 60 पे भी जाएगा, ओ सॉरी लैस भी हो जाएगा, यानी कि उसको रिवर्स भी कर देंगे। तो ये चेंज कर लेते हैं। हमने आज एस्टिमेशन की बुनियाद पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, कल को जब वो आएगा तो देख लेंगे उसने 50 ही परचेज किया, उससे कम किया, उससे ज्यादा किया या नहीं आया। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन तो बाद में देखेंगे, आज तो एस्टिमेशन करनी है। तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि हम ये डिस्काउंट वाउचर्स देते रहते हैं और इन डिस्काउंट वाउचर्स की जितनी अमाउंट होती है, लोग नॉर्मली 50% उसमें से जो है वो परचेज करते हैं। जाहिर है डिस्काउंट लेने वही आएगा, डिस्काउंट लेने वही आएगा जिसके पास एडिशनल 50 रुपये होंगे। ठीक है, एडिशनल 100 रुपये होंगे। तो फिर हमने कहा जी ₹50 की शॉपिंग ये कर सकता है, हमारा अंदाजा है, इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है बेटा। ठीक है, लेकिन आज जो मेरा अंदाजा है वो क्या है, 50 रुपये की परचेज उसने कर लेनी है अगले 2 महीने में। और जब 50 रुपये की परचेज करेगा तो मुझे 30% उसे ऑफ देना पड़ेगा स्पेसिफिकली इस बंदे को, 10% तो वैसे ही ऑफ है। ठीक है, और इसके चांसेस कि ये आएगा 80%। ठीक है, तो फिर यूं कहना चाहिए कि इस डिस्काउंट वाउचर की आज की मार्केट वैल्यू, इस डिस्काउंट वाउचर की आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, बताओ जरा आंसर, 12 रुपये। अब ये याद रखना, पहले बार बार बोल रहा हूं, ये 100 और ये 100, डिस्काउंट वाउचर में ये 100 और ये 100 इस तरह से होगा, और डिस्काउंट वाउचर की हम मार्केट वैल्यू निकाला करेंगे सवाल के अंदर जो गिवन डाटा होगा उससे। ठीक है, सही है। ये प्रमोशनल वाली लाइन ना लिखी होती ना तो कोई मसला नहीं था इस सवाल के अंदर, उससे आपको वही हजम नहीं हो रही, हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, नहीं तो कल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। डिस्काउंट वाउचर की वो प्रमोशनल वाली बात ना होती तो सिंपल बात थी। ठीक है, 100 वाली चीज़ है, 100 की ही बेची है, 100 वाली चीज़ है, 100 की ही बेची है, लेकिन साथ एक वाउचर दे दिया है। अब इस वाउचर ने हमारे गले पड़ जाना है, हो सकता है। अब वो गले पड़ेगा तो क्या पे करना पड़ेगा, कितनी लायबिलिटी बनेगी, उसका एस्टिमेशन आज लगा रहे हैं कि 100 पूरा नहीं अब अंदाजा है, ठीक है, हमारा तजर्बा है कि इसको हमने डिस्काउंट वाउचर दिया कि 100 रुपये तक की परचेज करोगे तो फिर आपको ऑफ करेंगे, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा है, हमारा तजर्बा है कि 50 रुपये की शॉपिंग करने आते हैं लोग, तो 50 रुपये लिख लिए। अब इस 50 पे डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये की शॉपिंग करेगा उसमें से 30% ऑफ करना पड़ेगा हमें, समझो प्रमोशनल वाली लाइन ही नहीं, हमें 30% का ही कहा था फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो 50 रुपये की शॉपिंग करेगा, 30% ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आएगा, इसके चांस कितने हैं, वो 80% है। तो 12 रुपये इस डिस्काउंट वाउचर की आज सामने मार्केट वैल्यू निकाली ज़बरदस्ती। ठीक है, तो 112, बताओ जी जी, बेटा ये डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसका चांस क्या है, 80%। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से करेंगे, लाइकली नहीं करना, मैंने पहले ही कहा है कि ये डिफरेंट चीज़ है। देखो इसके अंदर आपके सामने है, पहले 3 चीज़ें, 100 को 50 किया है, फिर 50 का 30% भी कर रहे हैं, तो बस फिर वो आप मोस्ट लाइकली की तरह से, मोस्ट लाइकली और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाओ ही ना, बस इसका सिंपल कैलकुलेशन अलग ही रखो। ये मैंने को मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू को नाम ही नहीं बोला, इसीलिए सिंपल बात है कि आपने 50 रुपये की परचेज वो करने आ जाएगा, आपको उसके ऊपर 30% डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इसका कितना चांस है जी, 80% है। बस लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, मत जाओ मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ, सिंपल इसकी अलग थलग इसकी काउंटिंग है बस। ठीक है, ये अलग स्टैंडर्ड ने भी ना अपने असल कमेंट्री के अलावा इसको अलग अपनी एग्जाम्पल्स में, अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर लिखा हुआ है, असल स्टैंडर्ड में ये नहीं है, इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट आपके साथ बात कर रहे हैं बस इस तरह से कर लें आप। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मोस्ट लाइकली को छोड़ो, साइड पे कर दो। ठीक है, बोलो 89 और 11 एंट्री पहले दिन, प्रोडक्ट्स तो चली गई, किस दिन चली गई, 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को एंट्री क्या करोगे, रेवेन्यू क्रेडिट करोगे, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, पूरा 100 रुपया, आज पूरा 100 रुपया ही है।
ठीक है, सॉरी 89 रुपया, आज पूरा 89 रुपया, पूरा 89 आज रिकॉर्ड कर लोगे प्रोडक्ट का। क्यों? प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो आपने कर दी। ये पकड़ो प्रोडक्ट ए, काम खत्म। कितना रिकॉर्ड कर लो? 89। आज कम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? अगर वो नहीं आता 2 महीने में तो फिर हम, अच्छा फिर इस सेल को कम क्यों कर रहे हैं? चलो वो तो बात आपको समझ आती है कि जब नहीं आएगा तो फिर उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इस सेल को कम क्यों कर रहे हैं? पहले ही आपको बता दिया स्टार्ट में, इसी सेल की वजह से डिस्काउंट वाउचर देना पड़ा है। तो फिर आज ही इस सेल को अंदाजा लगा के हमने जरा कम रिकॉर्ड कर लिया है। अल्लाह अल्लाह ना करे, अगर चलो अल्लाह करे वैसे आए, वैसे हम लोग तो चाह रहे होते हैं कि वो आए, ठीक है ना, कोई नहीं, खैर है। हमारे मार्जिन, ये डिस्काउंट देने वालों के मार्जिन होते हैं, ये कोई नुकसान पे कोई बंदा नहीं बेचता, समझ आइए ना बात। हाँ, ये प्रॉफिट्स ही इतने होते हैं। चलें, तो अल्लाह करे वो आए। अगर वो आएगा तो फिर हम देखेंगे कि उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ा, उसकी एडजस्टमेंट उस वक्त कर लेंगे, ठीक है। तो कैश डेबिट, पहली एंट्री यहीं पे हुई पड़ी यार, दोबारा क्या करनी। कैश डेबिट 5 जनवरी को कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब सिनेरियो किधर गया? 1, कस्टमर आया और 50 चीज़ें खरीद गया। कब? 20 फरवरी को। तो 2 महीने के अंदर अंदर ही है, बोलो, आ गया। और 50 रुपए की चीज़ें खरीद ली उसने। अब इधर देखो, 50 रुपए की चीज़ें हैं, 50 रुपए की चीज़ें हैं, इसमें से 30% ऑफ करना है, तो 70% तो रेवेन्यू है ना इसमें से भी। अब यहां पे भी उसूल वही रख लो जैसे आपको बताया था। एक सवाल हमने किया था पास पेपर का, जिसमें कहा था मैंने आपको कि लायबिलिटी को एज इट इज उतार लिया करो। और यार वो सवाल पास पेपर वाला नहीं, पास पेपर वाले सवाल से पहले प्रैक्टिस भी की थी उसकी, वो जिसमें हमने कहा था कि सेल और टर्न बेसिस के ऊपर इतनी यूनिट्स भेजे हैं, इतने एक्सपेक्टेड हैं कि वापस आएंगे, तो इतने एक्सपेक्टेड हैं कि बिक जाएंगे। उसमें वो क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को एज इट इज। तो यहां पे भी ऐसे ही कर लिया करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को एज इट इज रिवर्स करो, ठीक है। और इसमें से जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर लो, बैलेंसिंग फिगर आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। चेक कर लेते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एज इट इज, इतने दूर से घूम के ऐसे कर लो, एज इट इज डेबिट कर दो, ठीक है। कैश कितना? कैश को छोड़ो, रेवेन्यू बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, रेवेन्यू बैलेंसिंग निकाल रहे हैं। चेक करते हैं रेवेन्यू निकाल के। पहले रेवेन्यू आपके हिसाब से आज कितना बनता है? 50 मल्टीप्लाई बाय 70% कितना बनता है? अब देखें, ये ना असल में एज अ होल एक ट्रांजैक्शन बनाई जा रही है, यानी पिछली सेल को भी इम्पैक्ट जा रहा है, इस सेल को भी इम्पैक्ट जा रहा है। बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये एज अ होल एक ही ट्रांजैक्शन, देखो ना डिपेंडेंट है कि नहीं है। ये वाली परचेज पिछली, ये वाली सेल पिछली सेल पे डिपेंडेंट है ना, तो हमने इसीलिए तो उसको 89 पे रिकॉर्ड किया था। अब तरतीब क्या रखनी है इसके अंदर? आपने जो कैश उससे रिसीव करना है ना, उसको रिकॉर्ड करना है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एज इट इज उतार कर उससे जो पकड़ा वो पकड़ लें और रेवेन्यू को बैलेंसिंग रिकॉर्ड कर लें। फिर चेक करते हैं टोटल, वैसे करते नहीं होते टोटल, लेकिन चलो टोटल कर लेंगे। देखते हैं 1-2 सिनेरियोज अगले भी करके ना, फिर टोटल करेंगे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना किया दरअसल, डिस्काउंट कितना दिया हमने दरअसल, वो एंड पे देखते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा स्टेप 1 में आप क्या करोगे? स्टेप 1 में आप क्या करोगे? रेवेन्यू, ये लायबिलिटी को एज इट इज रिवर्स कर लोगे, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करोगे? जो कैश उससे रिसीव किया वो आपने रिकॉर्ड करना है। कैश कितना रिसीव किया जी आपने? 50 रुपए की उसने चीजें खरीदी, आपने उसको 30% ऑफ कर दिया, तो फिर 30% ऑफ करेंगे, 30% ऑफ करेंगे, 40% क्यों करेंगे भाई? भाई ने डिफरेंट जवाब दिया, क्योंकि बात वही है, जब वो आएगा उसके वाउचर पे 40 ही लिखा हुआ है। अब बात समझिए, बात समझिए, मैं दोबारा नहीं, मैं सहबारा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब सुकून से पूरी बात अब सामने आ रही है, सुकून से सुने। आज हमने 100 रुपए की चीज बेची और हमने उसे कहा तुम्हें 40% ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे टोटल करेंगे ना एंड पे जाके जब रेवेन्यू का, तो बात समझ आ जाएगी, लेकिन चलो फिलहाल इस तरह से समझते हैं। 100 रुपए का रेवेन्यू हमने बुक कर लिया, आज पूरे का पूरा नहीं किया। हमने कहा कि इसकी वजह से डिस्काउंट वाउचर दिया है, तो आज वाले रेवेन्यू को कम रिकॉर्ड करो और एक लायबिलिटी बुक कर लो। अब लायबिलिटी जब बुक करने लगे थे तो एक मुसीबत बीच में डाल दी स्टैंडर्ड ने कि हमने सेल्स प्रमोशन एक वैसे ही लगा देनी है 10% की, तो 40% वाले को हमें तो इनफैक्ट 30% डिस्काउंट ही देना पड़ेगा।
लेकिन उसके डिस्काउंट वाउचर पे क्या लिखा हुआ है? यही तो मैं आपको समझा रहा था उस वक्त कि हम इसकी प्राइस बदल के 100 से 90 नहीं कर देते, इसके ऊपर 100 ही लिखा हुआ है। वो आएगा अपना डिस्काउंट वाउचर लेके, तो उसको हमने कहा था ये 100 वाली चीज तुम अगर खरीदोगे, 100 तक की चीज खरीदोगे तो तुम्हें 40% ऑफ करेंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? बोलो। अब ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100। उसके डिस्काउंट वाउचर पे क्या लिखा हुआ है? 40। तो वो जब आएगा तो ये 100 वाली चीज उसको 60 की ही देंगे। अब हमने लायबिलिटी बुक करते हुए 30 पे क्यों बुक की थी? क्यों हम ये कह रहे थे कि यार हमें इनफैक्ट तो 30 की लायबिलिटी बुक करनी चाहिए ना, बाकी 10% तो उस दिन होने वाली हर सेल के ऊपर ही हमने ऑफ करना है, ठीक है ना? तो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए हमने उतना हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया था, और उस सेल की वजह से डिस्काउंट वाउचर में जो आ रहा था वो सिर्फ 30% ही इनफैक्ट हमने लायबिलिटी बनाया था, लायबिलिटी हमने बनाया था। लेकिन मैंने आपको इस बात के स्टार्ट में भी यही कहा था कि जब वो आएगा, ये वाउचर लेकर आएगा, तो उसको 100 वाली चीज 60 में मिलेगी और 50 वाली चीज उसी तरह से कम कर लो, कितने परसेंट बनता है? हाँ 30 में मिलेगी। बात समझे हो? क्यों? उसके डिस्काउंट वाउचर पे क्या लिखा हुआ है? 40% ऑफ। हमने लायबिलिटी क्यों नहीं बनाई पूरी 40%? ये बता दो, ये बता दो, लायबिलिटी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमने कहा था 10% तो ट्रेड डिस्काउंट लग जाना है ना उस वक्त। तो आज वो 10% की लायबिलिटी क्यों बनाऊं? आज वो 10% की लायबिलिटी नहीं है, वो किसी पे भी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना? तो लायबिलिटी हमने अपनी किताबों में 30% बनाई, लेकिन वाउचर लेकर आया, उससे 50 रुपए की सेल, उसने कहा जी ये मुझे 50 की सेल परचेज करनी है, पूरे 100 की नहीं करनी है। हमने कहा ये पकड़ो। अब उससे हमने क्या कहा था? तुम्हें 40% ऑफ करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो फिर इस 50 के ऊपर उसको 60% जेब से निकाल के देना पड़ेगा, 30 रुपए। हमने कहा जी ये कैश रिकॉर्ड करो, एंड पे टोटल करेंगे ना, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन उसूल तो बना लें, ठीक है? ये 40 रुपए उसको हमने ऑफ कर दिए। मसला सिर्फ ये है कि आप कहते हो कि जी यहां पर 30% की लायबिलिटी बुक करते हो, जब वो आता है तो उसको 40% ऑफ करते हो। भाई उसको एक रुपया भी कम ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने लिख भेजा है कि 40% ऑफ करेंगे। बस लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हुए बेटा, जो जनरल पब्लिक को 10% ऑफ किया होता है उसको हम आज लायबिलिटी नहीं बुक करते। हम ये कहते हैं कि वो तो हर एक के लिए ही हमारी पॉलिसी बन जानी है, तो आज सिर्फ 30 के लिए खुद को लायबल फील करो। इस मौके पर खड़े होकर, इस मौके पे खड़े होकर सिर्फ 30% के लिए खुद को लायबल फील करो। बाकी 10% की एडजस्टमेंट उस दिन हर एक सेल के ऊपर लग रही होगी, तो इस डिस्काउंट के अंदर से जो 10% है वो उस दिन खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। उसको आज लायबिलिटी में ना स्टैंड करो, ठीक है? अब उसूल क्या बनेगा? चलो थोड़ा सा 1-2 सवाल कर लेते हैं, फिर टोटल्स करेंगे बाद में जाके। उसूल क्या बनेगा? जिस वक्त आपने, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये 30% वाली बात ना होती, सिंपल था, 40% बुक करना था, 40% ऑफ करना था। फिलहाल इसको ऐसे ही देख लो, जिस दिन वो आ गया उस दिन क्या करोगे? स्टेप 1 में लायबिलिटी को रिवर्स करोगे, स्टेप 2 में उससे क्या लिया? 50 का 60%, 30 रुपए ले लिया, ये डेबिट करोगे और बैलेंसिंग फिगर फेंक दोगे रेवेन्यू में। वो रेवेन्यू क्यों? और भाई ये जो 50 की चीज बेची है, इसमें भी आपने 60% पैसे तो लिए हैं ना, वो तो कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं? अब इसके अंदर आप 10% का इंपैक्ट यहां से निकाल भी दोगे ना, तो बैलेंसिंग खुद ब खुद वहां पे चार्ज हो जाएगा। एंड पे जाके टोटल कर लेते हैं, फिलहाल टोटल को छोड़ो, ठीक है? अब स्टेप क्या बना? ये तो हो गया सिंपल कि 40% होता और 40% चार्ज होता, तो क्या करते? यहां पे लायबिलिटी बुक करते और जिस दिन वो आता लायबिलिटी को रिवर्स करते, उससे जो कैश लिया वो डेबिट करते। लायबिलिटी डेबिट, कैश डेबिट, बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू में, ठीक है? हो क्या रहा है? असल में अगली सेल को हम हिट कर रहे हैं, इस सेल के ऊपर जो डिस्काउंट दिया उसके साथ, तो कुछ इसको भी हिट होगा, कुछ अगले को भी हिट होगा, ठीक है? चलो तो स्टेप क्या बने? स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कर देंगे रिवर्स। स्टेप 2 उससे क्या लिया? स्टेप 2 उससे क्या लिया हमने? 50 का 60% लिया, 40% ऑफ कर दिया, कितना? 30, और बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक दिया करेंगे? रेवेन्यू। अच्छा 2-3 सिनेरियोज हैं, जरा करके देख लें, उसके बाद फिर टोटलिंग भी कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो क्या है? कस्टमर आया, अब जितना अंदाजा था उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था, हो गया, वो सही हुआ है, क्योंकि प्रमोशन की वजह से वो 10% का बैलेंस भी चार्ज हो जाना है। छोड़ो इस बात को, छोड़ दो, समझो 10% वाला मसला था ही नहीं, ठीक है ना? जितना अंदाजा लगाया था उतना ही, जितना अंदाजा लगाया था उतना ही आकर उसने परचेज कर लिया। बहुत अच्छे, हमने एज इट इज लायबिलिटी को डेबिट किया, जो कैश उससे लिया वो रिकॉर्ड किया, और बैलेंसिंग फिगर को कहां फेंक दिया? रेवेन्यू में।
कस्टमर, दूसरा केस क्या है, अज्यूम करें कस्टमर मेड परचेज ऑफ 20 एडिशनल प्रोडक्ट्स ऑन 20 फरवरी फॉर कैश। अंदाज़ा लगाया था कितने लेने आएगा, कितनी चीज़ें परचेज करेगा 50, लेकिन कर कितनी गया 20। हमने अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, लाइबिलिटी तो भाई अगले सवाल के अंदर भी इतनी ही रिकॉर्ड होनी है। क्यों? क्योंकि हमारी वर्किंग अभी भी वही है। 89 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और उस दिन तो अंदाजा यही था ना कि 50 की चीजें खरीदेगा, उसको डिस्काउंट देंगे 40%, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं 40% डिस्काउंट देंगे और इसका चांस 80% है। तो ये हमने एक वर्किंग करके हमने इस दिन रिकॉर्ड कर लिया था रेवेन्यू और रिकॉर्ड कर ली थी लायबिलिटी, ठीक है। आज असल में हुआ क्या, वो सिर्फ 20 चीजें खरीद कर गया, तो 20 चीजों का कैश लेंगे, लेकिन लायबिलिटी पूरी की पूरी आप रिवर्स कर दें। लायबिलिटी हो गई रिवर्स, स्टेप 1। स्टेप 2, कैश रिकॉर्ड करेंगे तो 20 रुपए की चीजें समझो खरीदी उसने, यूं समझ लो ना 1 रुपए की एक चीज खरीदता है, ठीक है। तो उसको हमने 60% उससे ले लिया, कितना 12, और बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक दी, रेवेन्यू। वैसे रेवेन्यू टोटल करना बाद में करना, ठीक है। 89 और 23 खैर बाद में करेंगे, 89 और 41 करेंगे बाद में, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या है, आया ही नहीं, ये तो सबसे आसान है। कस्टमर डिड नॉट कम, तो वो तो सिंपल, अच्छा स्टेप्स नहीं छोड़ने अपने, स्टेप्स वही रखें। स्टेप 1 लायबिलिटी को, अच्छा पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आज भी वही, इसका रेवेन्यू क्रेडिट किया, ये लायबिलिटी क्रेडिट की। लेकिन जब लैप्स हुआ वो 2 महीने बाद का टाइम होगा, तो 2 महीने गुजरने देंगे। 5 फरवरी से 2 महीने गुजर गए, तब 2 महीने गुजरने के बाद आपने देखा कि ये लायबिलिटी हमने अभी स्टैंड की होगी, आप कहोगे नहीं बस अब वो नहीं आता, इसलिए ये रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन स्टेप्स वही रखें, लायबिलिटी को एज इट इज रिकॉर्ड करें, इसको रिवर्स करें। देन स्टेप 2 कैश, वो 0 है, तो सारे का सारा कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू। तो खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगर इस तरतीब से आपकी रेवेन्यू में चली जाती है। इधर देखें, स्टेप 1 रेवेन्यू को, इसको लायबिलिटी को रिवर्स करें। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करें, कैश कुछ आया नहीं क्योंकि उसने कोई परचेज की ही नहीं। तो स्टेप 3 में बैलेंसिंग फिगर क्या कर लो, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। अच्छा अब पहला केस रिवर्स चलते हैं। 89 की सेल थी और 11 की सेल आ गई, टोटल सेल कितनी आ गई, टोटल सेल कितनी आ गई 100। 89 प्लस 23 कितना बनता है, बोलो 112। अब ज़रा सोचो हुआ क्या है, हमने एक तो 100 रुपये की सेल की थी, ठीक है। दूसरा हमने 20 रुपये की चीज़ें बेची थी, जिनमें से हमने 60% कमाया। बोलो 20 का 60, यार इंसान बन जाओ जी, 20 का 60% कितना बनता है 12, 20 का 60% और पिछले वाले का पूरा 100 कितना बना 112। रिकॉर्ड तो 112 ही किया है। देखो कहानी देखो, फिलहाल इधर से देखो दोबारा, सिंपल चीज बेची थी 100 की, 100 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 100 की चीज बेची थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 112। क्यों, वो जी हमने ना एडिशनल 20 चीजें भी बेची थी, जिनका सिर्फ 60% हमने बुक किया एज अ रेवेन्यू, ठीक है। अब जो नफा नुकसान है वो इसके अंदर चार्ज हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो जरा बताओ 89 और 23 112 बनता था ना, बोलो हम उसको अलग अलग देख लेते हैं। हम कहते हैं जी पहले वाला 100 रेवेन्यू बुक कर लो, हो गया पूरा, क्योंकि आज हमारा काम पूरा हो गया, 2 महीने गुजर गए, वो डिस्काउंट जो उसने लेना था वो ले गया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। कहानी खत्म हो गई, रेवेन्यू 100 का भी बुक हो गया समझ लो, ठीक है। और एडिशनल रेवेन्यू कितना बुक हुआ, जितना कैश आया 12, तो 100 जमा 12 112 आ गया। तीसरा केस, आज भी पहले 100 वाली थी, चलो पहले टोटल करो, रेवेन्यू टोटल कितना बुक किया आपने 130, ठीक है जी। अब 100 वाली चीज बुक हो गई, टोटल रेवेन्यू करना नहीं है पर्चे में स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अप्रोच ऐसी है कि ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है, अगर आप डीप डाउन जाकर देखें तो हो ये रहा है कि हम आज थोड़ा सा रेवेन्यू कम रिकॉर्ड करते हैं, और जिस दिन वो आता है डिस्काउंट लेने उस दिन हम फिर बकाया रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी हम अपने रेवेन्यू को कर रहे हैं, इस 100 पूरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगले वाले पे पूरा डिस्काउंट ही ले रहे हैं।
ठीक है ना। लेकिन उसको सिर्फ जो है वो थोड़ा सा उसकी टाइमिंग को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि आज खड़े होकर देखो ना, बीच में ईयर एंड आ जाए, असल चीज़ तो वो है कि रेवेन्यू ओवरबुक्ड तो नहीं है, असल कहानी ये होती है। ठीक है, तो जब तक वो लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती हम रेवेन्यू को फुल रिकॉर्ड नहीं करते। हम कहते हैं इसी सेल की वजह से ये डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है हमने, इसी सेल की वजह से डिस्काउंट ऑफर किया, तो ये इसी सेल की ट्रांजैक्शन की लाइबिलिटी है। तो जब वो पूरी होती है तो ये वाली सेल की का रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और बाकी वही होता है जितने की हमने अगली चीज बेची। बात समझ रहे हो? आज क्या कहते हैं हम कहते हैं यार आज गुड्स तो दे दी हैं, लेकिन इसी की वजह से डिस्काउंट वाउचर दिया है। जरा देख लो प्लीज इधर यार, एक मिनट, सब इधर देख लो। आज ये गुड्स तो हमने बेच दी हैं, इनकी ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन इसी की वजह से एक और ऑब्लिगेशन हमारे गले पड़ गई है, तो आज पूरी सेल हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अब जिस दिन ये जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो इस गुड का रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं और डिस्काउंट अल्टीमेटली चार्ज सारा आगे ही हो रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ करते क्या है, थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस डाल लेते हैं कि यहां पे अगर ईयर एंड आ जाता मिसाल के तौर पे, तो फिर हमारा रेवेन्यू इस साल में 89 आता, पूरा 100 ना आता। क्यों ना आता? बोलने वालों ने ये बोला था कि ये तो कोई बात ना हुई, इसी सेल की वजह से ये डिस्काउंट आपने अगले साल देना है, तो कुछ डिस्काउंट इधर भी चार्ज करो ना। यानी हमने सेलिंग एक्सपेंस की बजाय सेल को ही समझो कम कर लिया। आज मैंने सेल को कम रखा हुआ है, ठीक है, कुछ सेल आज कम हुई, अगले साल अगली सेल रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने एक्चुअल में जो चीज़ बेची है उस पर फुल डिस्काउंट दे रहे हैं और ये सेल अल्टीमेटली पूरी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन हमने बहरहाल इस साल के अंदर जिस दिन मिसाल का ईयर एंड आ जाता, तो इस दिन हमने पूरी सेल रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 89 और 11 पूरा ही हो जाता है जाके इस दिन, ये 100 पूरा हो जाता है और हम वही नई वाली चीज जो एडिशनल बेची है उसी के ऊपर पूरा 40% डिस्काउंट दे रहे होते हैं और वही वाला रेवेन्यू देखा जाए तो कम रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन बस हम इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं। ठीक है, बहरहाल इसको जितना डिस्कस करते जाएंगे सारा बेहतरी होती जाएगी। लेकिन मसला ये है कि इतनी सी बात याद रख लेने से पर्चे के अंदर काम हो जाता है कि आपने स्टेप 1 में क्या करना है, आपने स्टेप 1 के अंदर ये लिख लेना है। ठीक है, 100 रुपए की चीज है, 100 में ही दी है उसको, ठीक है, लेकिन एक वाउचर पकड़ा दिया, वो वाउचर सवाल के डाटा के मुताबिक आपने वैल्यू करना है। अंदाजा लगाएंगे आज खड़े होकर, हाँ जी कितनी शॉपिंग करेगा, 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये सवाल में जो गिवन है। ठीक है, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, इस सवाल की ये सेल डिस्काउंट वाली नॉर्मली बात आती नहीं है, चलो आ जाए तो आप उसको देख लेना कि जो जनरल हो उसको आपने आज खड़े होकर लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, आपने इसकी लायबिलिटी बना ली कि आज हम कहते हैं डिस्काउंट वाउचर जो तुम्हें दिया है ना, इसकी वैल्यू है, आज इस पर्चे की आज बड़ी वैल्यू है। तुम आज किसी को जाके दिखाओ ना डिस्काउंट वाउचर है मेरे पास, तो वो कहेगा हाँ यार बड़ी बात है। यानी तुम अगर कल को जाओ, मतलब मैं अगर अपना डिस्काउंट वाउचर इसको पकड़ा दूं, इसको फायदा ही है ना, क्या करेगा ये अगले 6 महीने के अंदर, 2 महीने का जितना टाइम दिया हुआ है, ये वहां पे जाएगा, वहां पे जाके इसको डिस्काउंटेड चीज मिलेगी। तो ये एक वैल्यू वाली चीज है ना, तो उसको वैल्यू ही तो असाइन की इस दिन हमने। ठीक है, तो फिर हमने इस दिन खड़े होकर एक कैलकुलेशन की और यहाँ पे 12 रुपये इसकी वैल्यू निकली, टोटल 112 हो गया और 89 और 11 आपने एलोकेशन कर दी। अब आज खड़े होकर आपने, हालांकि गुड्स आपने पूरी की पूरी दे दी हैं, तो आपने ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई कर दी थी, सारा सेल रेवेन्यू क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, क्योंकि आप कहते हैं कि इसी सेल की वजह से तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ा है। ठीक है, तो 89 के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो आप और बाकी 11 को आज लायबिलिटी बना लो। अब जिस दिन वो आए इस लायबिलिटी को एज इट इज कर दो रिवर्स और उससे जितना कैश रिसीव किया है वो लिख लो, बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू में डाल दो। अब जब बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू में डालोगे ना, तो इससे बचा हुआ रेवेन्यू भी उधर रिकॉर्ड हो जाएगा और जो उस दिन हमने बेची है उसका एक्चुअल रेवेन्यू भी उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अप्रोच क्या रखोगे, जिस दिन वो आएगा स्टेप वन में क्या करोगे, स्टेप वन लायबिलिटी को एज इट इज रिवर्स करोगे, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करोगे, स्टेप 3 बैलेंसिंग फिगर को रेवेन्यू में फेंक दोगे। इस 41 के अंदर वो पुराने वाले का 11 भी आ गया है आज और इस वाले का एक्चुअल 30 भी आ गया। ओके, डिले क्यों किया, क्योंकि हमने कहा यार देखो सारा डिस्काउंट वहीं जाके क्यों आप एलोकेट करो, इस सेल की वजह से हुआ था तो इस सेल को भी कुछ डिस्काउंट एलोकेट हो जाए, इस तरह से हम कह रहे होते हैं। तो इस पीरियड के अंदर हम उस रेवेन्यू को बुक नहीं करते सारे के सारे, फिर अगले पीरियड में जाकर यानी जिस दिन अगली ट्रांजेक्शन होती है उस दिन फिर बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, या यूं समझ लें जिस दिन लायबिलिटी पूरी हो जाती है उस दिन कहते हैं चलो यार आप बुक कर लो रेवेन्यू। ठीक है,
पास पेपर का सवाल अगर कर लें साथ, यहीं से पढ़ें जरा, सवाल समझ में आता है। ऑन यकम फरवरी 21 PML, ये सवाल पहले भी किया ना हमने, .4 और .1 इसका किया है। PML सोल्ड कार, उन दिनों में वो मसला चल रहा था ना, कौन सा था, शुजा हुसैन साहब वाला। PML सोल्ड कार सी टू गैमा, PML ने गाड़ी ही बेच दी गैमा को फॉर 3 मिलियन। इधर देखो, कार तो चली गई है भाई, कार तो चली गई है, और कार कितने की बेची है पता नहीं। यहां तो आएगी स्टैंड अलोन प्राइस, आपको पता है। आगे सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। यहां पे एलोकेशन आएगी ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है जी। और असल में तो वो ये कह रहा है 3 मिलियन, ठीक है ना। अच्छा, PML ऑल्सो प्रोवाइड GLA। होने का यार इतना परेशान हुए हो तुम उस 10% और 30% और 40% को लेके दोस्तों, ICAP ने कहा इतना परेशान हुए हो, मैं आपको वो 11 की कितना 12 निकला था, वो 12 की फिगर खुद निकाल के दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, ठीक है। पढ़ो ज़रा। PML ऑल्सो प्रोवाइडेड GLA 0.2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, there is 80% likelihood that GL will redeem the discount voucher and will purchase spare parts within 1 year। देखें, आपने करना है ट्राई फिर, हाँ 1 मिनट लगना है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नो ये ब्लैक आपने अपनी बुक से नहीं पढ़ना, सिर्फ ये करना है, क्योंकि इसमें ना असल में ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी करेक्टिंग एंट्रीज, उसने कुछ गलती की हुई है, वो गलती की बात बाद में करते हैं फिर, ठीक है ना। फिलहाल ज़रा ओरिजिनल एंट्री तो कर लें, अभी वो हजम नहीं हो रही थी। There is 80% likelihood that GL will redeem the discount voucher and will purchase spare parts within 1 year. By the end of the year, no spare parts were purchased by GL. PML normally sells car for 3 million with no discount voucher। ये 3000 कर लें यार, वो पॉइंट्स में चला जाना है फिर, ठीक है जी। अब डिस्काउंट वाउचर तो है, पता नहीं वो तो आपने देखना है। 0.2 को, इसीलिए 0.2 के लिए तो मैंने भाई वो ज़रा 1000 में नहीं लिखा फिलहाल। ये देखो ज़रा, मुझे लिख तो लेने दो। जी, इसका कोई नहीं पता अभी तक, इसका भी कोई नहीं पता, इसका भी कोई नहीं पता, इसका भी कोई नहीं पता। ओरिजिनल एंट्री भी करनी है आपने, जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं। क्वेश्चन नंबर बाद में बताता हूँ, फिलहाल यहीं से देखो ना, वहां पे तुमने वो लाइन पढ़ लेनी है जो ब्लैक की हुई है यार। जी बच्चों, 0.2 मिलियन मैंने 1000 में कर दिया है, कितना बन गया 200। ये उसने निकाल कर दे दिया है, 50 इंटू 30% या 50 इंटू 40% की लड़ाई उसने खत्म कर दिया आपकी। ये डिस्काउंट है, कितना चांस है। मैंने आपको कहा था कि मोर लाइकली और इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस पर नहीं, डिस्काउंट पे नहीं लगाना, इस पे जो परसेंटेज हो बस वो परसेंटेज ही आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। कितना आता है जी,
एकदम से हैं जी, सारे क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गए। कितना जी? ओरिजिनल एंट्री, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू ऑफ कार और कॉन्ट्रैक्ट लायाबिलिटी। 3,000 उससे ले लिया आज, लेकिन इसी सेल के से डिस्काउंट वाउचर दिया है तो ये काम, सॉरी 152 रुपये। अब वो कह रहा है इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए टेंशन ना लो। जो आप एग्जाम्पल करके उसमें आपने एडवांस वर्जन कर लिया है, फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्या कहा था उसने? इस साल में अभी तक कोई सेल पूरे साल के लिए डिस्काउंट वाउचर दिया हुआ है ना, विद इन, किधर गया, फॉर एनी फ्यूचर परचेज विद इन 1 ईयर। और ये यकम फरवरी 21 को किया है, तो 31 दिसंबर 21 तक, ये 30 जून 21 है बल्कि ईयर एंड, अभी पूरा साल नहीं हुआ, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी फिलहाल। ठीक है, इससे आगे वो नहीं कि अभी तक डिस्काउंट वजह से इतना ही टेस्ट किया उसने, हमने तो अगली बात कर ली है खप खपाने वाली, और उसमें प्रूफ भी कर लिया हमने। तो बस याद ये रखना पर, हाँ, यानी कि इसमें भी अगली स्टेज पे जा सकता है, लेकिन चूंकि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्कुल आ ही नहीं, तो मुझे उसका चांस इसलिए ज़्यादा लग रहा था कि इसमें हो सकता है वो कहे कि यार डिस्काउंट वाउचर मैंने दे दिया ना, तो बच्चा और तैयारी से आएगा इस डिस्काउंट वाउचर में, लेकिन मे भी इससे अगले स्टेप पे चला भी जाए। उसने भी सिर्फ क्या किया है, लायबिलिटी बुक करवाई है, अभी उसने अगली फ्यूचर परचेज करवाई नहीं है। अगर करवा देगा तो आपके लिए सिर्फ वो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है उसको रिवर्स कर दो, जो कैश रिसीव किया वो रिकॉर्ड करो, और बैलेंसिंग फिगर को रेवेन्यू में फेंक देना। ठीक है, अच्छा, ये तो गया हो, लेकिन उसको तुम लोगों की तरह नहीं समझ आ रही थी। उसने क्या किया, एंड रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू। उसने वो रॉन्ग क्या कर दिया, कैश को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया पूरे 3,000 से, ज़्यादा लगा है। तस्वीर भी तो बनवानी है ना ताड़ी। दूसरी एंट्री, क्या एंट्री करना चाह रहे हो मेरे दोस्त, क्या एंट्री करना चाह रहे हो? क्या को वो परचेज करने आ गया कस्टमर, फ्यूचर परचेज करने आया नहीं तो फिर लायबिलिटी अभी तक आप अगले साल 28 फरवरी, किसने सेल की है, यकम फरवरी, तो 31 जनवरी 2022 तक आप लायबल हो। अगर वो नहीं आया तो 30 जून आपका बीच में ईयर एंड आ गया, तो आपकी लायबिलिटीज में ये लायबिलिटी नजर आएगी। और रेवेन्यू, यही तो कह रहा था कि असल तो लड़ाई यही है कि पूरा 3,000 रेवेन्यू रिकॉर्ड आज करो ही ना, तो इस साल में फिर हमने रेवेन्यू कम ही रिकॉर्ड किया। ठीक है, वो यूं समझ लो कि हमने कहा है कि इस सेल की वजह से डिस्काउंट दिया, तो कुछ डिस्काउंट हमने इसको, असल कहानी ये है। बस तो मैंने आपको आसानी के लिए ये समझा दिया ना कि दोनों रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करो, ये सेल पूरी हो गई है, ये सेल पूरी हो गई है, और वो एक्चुअल है। असल कहानी ये नहीं होती, असल कहानी ये होती है कि ये वाली सेल भी कम कर ली है और फ्यूचर वाली सेल को थोड़ा सा बढ़ा लिया है हमने। असल में इस वाली सेल को भी डिस्काउंट जो उस दिन देना है ना, उसका कुछ हिस्सा इसको भी एलोकेट किया। हमने ये कहा है कि ये इसी सेल की वजह से तो डिस्काउंट देना पड़ा है, तो ये क्यों बच जाए। असल डीप डाउन जाकर देखें तो कहानी ये, लेकिन चलें जैसे समझ लिया बस वो सही है, वो सही है, वो वैसे ही ठीक है। ठीक है ना, अच्छा, तो इस सारे को ले जाओ ऊपर और करेक्टिंग एंट्री कर दो जी। करेक्टिंग एंट्री बोलो, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। रेवेन्यू को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें। कितना जी, ठीक है, सही है, चलो पेज 721 क्वेश्चन 19 ओपन करें। हाँ, जुमा पढ़ते हैं।
एनएलटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स फॉर एवरी ₹50 ऑफ परचेज। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी डिस्काउंट ऑफर ही, लेकिन ये आप अक्सर आप आजकल नोट करते होंगे डिस्काउंट वाउचर्स के साथ साथ एक मामला ये भी चल रहा होता है कि आप लोग कहीं से परचेजेस कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, उन्होंने आपको रजिस्टर किया होता है, वो हर परचेज के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देते रहते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स, ठीक है जी। और फिर कुछ अरसे बाद आप उन लॉयल्टी पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी फ्यूचर परचेजेस पे रिडीम कर लें, अगर यूज़ कर लें तो आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई। एनएलटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स फॉर एवरी ₹50 ऑफ परचेज। ₹50 की परचेज करो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर अ ₹5 डिस्काउंट ऑन एनी फ्यूचर परचेजेज ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट। तो हर पॉइंट के पीछे ₹5 फिर छोड़ते हैं वो, ठीक है। ड्यूरिंग X1 कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स फॉर 200,000 एंड अर्नड, चेक कर लेना, ये तो आसान बात हो गई। ज़रा 200,000 की परचेज की उन्होंने, बताओ कितना क्या मामला बनता है जी, कितनी वो बनती है डिस्काउंट, वाह पॉइंट्स कितने बनेंगे लॉयल्टी पॉइंट्स? कहाँ बताएं, उधर नहीं बताया सवाल जी। ₹200,000 की उन्होंने परचेज की, हमने कहा जी हर ₹50 के बदले 2 पॉइंट्स हैं, तो डिवाइड बाय ₹50 इंटू 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 8,000 पॉइंट्स। ये इनको मिल चुके हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि हर पॉइंट जो है वो ₹5 के हिसाब से डिस्काउंट, उस ₹5 का डिस्काउंट देंगे तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया? 40,000। ठीक हो गया जी, ओके। आगे पढ़ते हैं। बहरहाल ये गिवन भी था सवाल में, लेकिन इसको छुपाए रखें। वो कहता है जी ये पॉइंट्स रिडीमेबल हैं फॉर फ्यूचर परचेजेस, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स 7500 पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड। ये वो परसेंटेज है, वो 80% जो हमने डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद लगाई थी, या ये वो 80% है जो अभी पास पेपर के अंदर हमने 200,000 के ऊपर लगाई थी, ठीक है ना। तो ये उन्होंने निकाल कर बता दिया, यानी वो ये कह रहे हैं कि 8,000 पॉइंट्स बेशक उन्होंने अर्न कर लिए हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि वो लेने सिर्फ, रिडीम करने सिर्फ कितने पॉइंट्स आएंगे। तो भाई अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही पहले भी 80% किया था ना, ये वही 80% ही किया है हमने, ठीक है। तो 7500 पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम होने आएंगे, ठीक है जी। और हर एक पॉइंट पर आप ₹5 अगर दोगे तो फिर ये 40,000 का डिस्काउंट आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 37,500 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। डन, ओके। फॉर X1 अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ, अच्छा पहले वो काम तो कर लें यार, फिर ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। दो दो ऑब्लिगेशंस हैं जी सवाल के अंदर, कौन कौन सी हैं बता दें। 2 ऑब्लिगेशंस हैं, एंटिटी ने एक तो ये परचेज तो कस्टमर ने की है, एंटिटी ने एक तो ये सेल की है, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर परचेजेस पर डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, ठीक है जी। ट्राई करें ज़रा, 2 ऑब्लिगेशन हैं, ट्राई करें ज़रा जल्दी से। अच्छा 1 मिनट में कर लें ताकि ये वर्किंग करके फिर हम ऑफ करें, जल्दी करें। जुमे का ख्याल आ गया भाई, जुमे की तैयारी, ये रिकॉर्डिंग देख लेना आप एंड पे। शेख रशीद वाला जुमा पढ़ने जाना, हाँ मोटरसाइकिल पे, इतना टाइम होता है क्या करें।
जी प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन प्राइस जिसकी बेस पे अभी अभी आपने ये पॉइंट्स निकाले हैं कितनी थी? 200,000। और लॉयल्टी पॉइंट्स ये तो हमने निकाल ही लिया ऊपर, 37,500 रुपये। लेकिन असल कहानी ज़रा तरतीब वही रखें ना, इसमें भी वैसी ही तरतीब, इसमें भी वैसी ही रखें। ये एलोकेशन है और इधर देखो ये 200 ही है, ये सेम ही चला बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब लॉयल्टी पॉइंट्स आपने 37,500 का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, आपका अंदाज़ा है, तो आप इसकी आज ही लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो, 2,37,500। भाई बांट दो इसको, 315। अब स्टार्ट पे डेट शीट तो कोई नहीं गिवन ना, स्टार्ट पे आप यूँ लिख दें, स्टार्ट के ऊपर आपने एंट्री करनी है कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कैश कितना जी? 200,000। रेवेन्यू अब कहता है वो ये 7500 पॉइंट्स कर लो, ये 7500 पॉइंट्स का अंदाज़ा है, ठीक है। और वो कहता है शो जर्नल एंट्रीज फॉर X1 अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ X1 2500 ऑफ दीज पॉइंट्स हैड बीन रिडीम्ड एंड एस्टिमेशन दैट 75 विल बी रिडीम्ड रिमेन्ड द सेम। अच्छा ये ना कुछ इस तरह की वर्किंग बनती जा रही है, ठीक है, जो हमने की थी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट और एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट, फिर कॉस्ट इनकर्ड, तो वो बेसिकली ये 2 साल हैं। इस वक्त हम खड़े हैं X1 में, बोलो ऐसे ही है, थोड़ा इसको बना लेते हैं ज़रा फिर ताकि आप वर्किंग कर तो सकें ना घर। X1 में मैं खड़ा हूँ, X2 भी है, ठीक है बस। अच्छा अब X1 के अंदर पॉइंट्स कितने रिडीम हो गए? 2500, और एक्सपेक्टेशन क्या है? 7500, ठीक है। नेक्स्ट X2 में कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ X2 अ फर्दर ऑफ 3000, तो ये फॉर द ईयर ही गिवन है 3000, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ 7500 चेंज होकर, तो इस तरह का काम तो हम पहले भी किया करते थे वो वहीं पर, तो ये उसी तरह की आपने वर्किंग करनी है, आपने एक ट्राई करनी है। मैं कल यहीं से बात शुरू करूँगा, सुने सुने ट्राई क्या करना है, आपने एक क्यूमुलेटिव वर्किंग बनानी है, एक रेवेन्यू आपने एज ऑन निकालना है, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे ना, आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हो, ज़रा देखो गौर से। 2500 बटा 7500 कितना आया हैं? ये भी जवाब दे गया, चलो आप समझ गए, ये भी जवाब दे गया। सुनो सुनो सुनो, तो आप यहाँ से परसेंटेज निकालोगे कंप्लीशन की, और अगली दफ़ा के लिए क्या करोगे, इन दो को ऐड करके 7700 पे डिवाइड, याद आ रहा है, परसेंटेज आ जाएगी। अब आपने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एज ऑन पहले, और फिर फॉर द ईयर निकालना है। ट्राई तो करना इस तरह से करके सवाल करने की, ठीक है। अच्छा होमवर्क वाले सवाल 1-2 लिख लो यार, सारे ना सारे, शायद 1 मिनट रुक जाओ, ना हो सके रुक जाओ ना 1 मिनट। एग्जाम्पल 6 जरा देखें, पेज 363 पे क्या है, एग्जाम्पल 6 देखें जरा। लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं हो सकता, ओके। क्वेश्चन 20 पेज 722 पे, नहीं ना उसमें भी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है ना, तो वो कल ही करना। पेज 722 पे क्वेश्चन नंबर 20 है,
722 पे क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको टिक कर लें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडआउट पे आपका होमवर्क, तो पहले को रहने दें, दूसरे को टिक कर लें और तीसरे को भी टिक कर लें। ये होमवर्क काफ़ी है, क्लास वर्क को रिवाइज कीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। इसमें लिखा हुआ है ना जो होमवर्क, ये थर्ड लास्ट पेज पे, इसमें पहला छोड़ देना, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम वाला है, पॉइंट्स वाला, बाकी कर लेना जी। और इसमें हैंडआउट के अंदर लिखा भी हुआ है कि सवाल के अंदर करेक्शन करनी है आपने, असल सवाल में थोड़ी सी करेक्शन है डेज की, वो कर लीजिएगा, हैंडआउट में लिखा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।